नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ साथ स्टार बैच का रोज़ शाम को 8 बजे एंजॉय कर रहे होंगे, काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखने में आ रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। लल्ला लोग नोट्स बनाते रहना, मैं फिर से कह रहा हूँ। और काफ़ी अच्छे से मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे, साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अपना ध्यान रखें, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो घर से बाहर ना निकलें ज़्यादा, मतलब अगर ज़रूरी हो तभी जाएँ, अदरवाइज बिल्कुल कोशिश करें कि घर में रहें, अच्छी चीज़ें खाएं और अच्छे से स्वस्थ रहें। ठीक है, सारे लल्ला लल्ली लोग एक बार प्रेजेंट हैं, एक बार बताएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। आज हम ट्रायंगल की ये तीसरी क्लास करने वाले हैं और स्टार बैच की 7वीं क्लास होगी। ट्रायंगल में मैं टाइम इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि ज्योमेट्री में 2 टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ट्रायंगल एक सर्कल। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्वाड्रिलेटरल से एक आध प्रश्न आ जाता है। बाकी के जो 2 से 3 प्रश्न होते हैं वो आपके ट्रायंगल से आते हैं और 2 से 3 प्रश्न आपके सर्कल से आते हैं। तो ये समझ लो कि 6 नंबर कल परसों तक ये कंप्लीट हो जाएगा और 6 नंबर आपका सर्कल से पढ़ा दूंगा। तो आपका जितना मैक्सिमम जो ज्योमेट्री आती है वो ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल कर लेंगे और जैसे बेसिक से कर रहे हैं ऐसे बेसिक से करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट एक भी मिस ना हो। और आपको सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए कि अरे ये तो बड़ा बेसिक, अरे ये तो बड़ा बेसिक, ऐसा होना चाहिए। आज कॉन्सेप्ट से आपको मारूंगा, कॉन्सेप्ट इतने आपके दिमाग में भर दूंगा किसी ने सोची ना होगी, है ना। दूसरी चीज़, आज 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। एक, एरिया क्या होता है, एरिया हमने आपको बता दिया था होता क्या है, तो एरिया के कुछ फॉर्मूले उस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। दूसरा, सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यानी कि समरूपता और समरूपता से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं वो, और सारे कॉन्सेप्ट आपको नोट्स में भी लिखने हैं और पीडीएफ में भी मैं प्रोवाइड करूँगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लेकिन ट्रायंगल टॉपिक पूरा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता, सर्वांग समता भी पढ़ने वाले हैं। तो 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं लल्ला लोग, एक तो एरिया, दूसरा सिमिलरिटी और तीसरा कॉन्ग्रुएंसी। बोलो रेडी हो? काफ़ी बोल लिया, बोलो रेडी हो। आपसे बात नहीं हुई, बोलो रेडी हो। एक बार सारे लोग हाजिरी लगा दो मालिक के दरबार में। तो चलो नोट्स उठा लो सारे लोग, स्टार बैच वाला, और पेन उठा लो 2-3 कलर की, खूब सुंदर सुंदर सा लिखो और थोड़ा तेज़ लिखने की आदत डालो, क्योंकि एग्जाम में अगर यहाँ पे धीरे लिखोगे तो एग्जाम में जाके भी आप वहाँ पे राइटिंग बनाने लग जाओगे। तो तेज़ लिखने की आदत डालो, क्योंकि तेज़ लिखने से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होती है। लाइक आपकी स्पीड, आप वहाँ रफ करने की स्पीड, आपकी कैलकुलेशन स्पीड, आपका दिमाग, जो दिमाग काम नहीं करता, कुंद दिमाग आपका, वो काम करने लग जाता है। बोलो रेडी हो? बहुत बढ़िया लाला, बहुत ही सुंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, हेडिंग डाल दो। एक बार सारे लोग पहले लाइक कर दो और शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। डालो हेडिंग, और जिन्होंने शेयर कर दिया वो बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं शेयर किया वो शेयर भी कर लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हेडिंग डालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंग्रेजी में हिंदी में दोनों में लिखो। हिंदी मीडियम वाले भी अंग्रेजी में लिख लिया करो, क्योंकि आपसे हो सकता है कि कई बार पेपर अंग्रेजी वाला ही सही होता है, हिंदी में क्वेश्चन गलत होता है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या मतलब निकल रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हेडिंग डालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल। उस पर फॉर्मूले पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बड़ा बड़ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। बोलो डाल दिया? बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सबसे पहला बेसिक सा फार्मूला लिखो कि किसी भी त्रिभुज के लिए एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लिखो, पहला फार्मूला जो एरिया का है वो कहता है हाफ इंटू आधार इंटू क्षेत्रफल, यानी कि क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिख लिया? आपने कहा आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी आधार और ऊंचाई के गुणनफल के आधे को क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ से कई लोग परिभाषा बना देते हैं, हालांकि परिभाषा कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी त्रिभुज के लिए आधार पता हो, ऊंचाई पता हो, तो आप एरिया निकाल लोगे। कुछ लोग कहेंगे कि भैया अगर हमें एरिया दे दी गई हो, ऊंचाई दी गई हो, तो क्या आधार निकलेगा या नहीं? बोलो निकलेगा या नहीं? अगर आपको बेस दे दिया गया हो, एरिया दे दी गई हो, तो हाइट निकलेगी या नहीं? अगर आपको एरिया दे दिया गया हो, हाइट दे दी गई हो, तो बेस निकलेगा या नहीं? और अगर मैं कह दूं कि आपको बेस और हाइट दे दिया गया तो एरिया निकाल पाओगे या नहीं? बहुत बढ़िया। तो पहला फार्मूला आपका क्लियर हुआ, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा फार्मूला हीरोज फार्मूला कहते हैं। दूसरा फार्मूला क्या कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, कोई त्रिभुज है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने की भुजा ए,
बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी होती है, आपको पता होगा। आपने कहा कोई ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा फॉर्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल पे। आपने कहा कोई त्रिभुज ए बी सी है, ए के सामने की भुजा ए हो गई, शीर्ष बी के सामने की भुजा बी हो गई और शीर्ष सी के सामने की भुजा सी हो गई। अगर एरिया निकालना है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे लिख लो एस, एस बराबर हो जाएगा क्या, साइड प्लस साइड प्लस साइड, ये होता है पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमाप का आधा हो जाता है एस, यानी सेमी पेरीमीटर इसको बोलते हैं, यानी अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्योंकि देखो ए से ए पूरा, फिर बी पूरा, फिर सी पूरा, यानी कि ए से यहाँ बी से चले थे बी पे पहुँच गए, यानी ये पेरीमीटर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ ए प्लस बी प्लस सी इस ट्रायंगल के लिए क्या है, आप कहेंगे पेरीमीटर है। पेरीमीटर बोले तो परिमाप है। अगर ए प्लस बी प्लस सी परिमाप है तो इसका आधा अर्ध परिमाप हो जाएगा, यानी परिमाप का आधा या अर्ध परिमाप। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो, यानी अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैंने ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 को एस कह दिया तो हम परिमाप पूरे परिमाप को क्या कह सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी को क्या कह सकते हैं, 2s। तो ये भी याद रखना कि 2s बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 2s क्या होता है, पेरीमीटर, यानी कि परिमाप को हम 2s से लिखते हैं, जो कि परिमाप को 2s से लिखते हैं जिसकी वैल्यू होती है साइड्स का सम, यानी कि भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अगर आपको पता चल गया कि सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है, हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है, मैं एक बार जूम करके दिखा रहा हूँ। मैंने क्या कहा फिर से समझो, मैंने कहा एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा फार्मूला है, पहला क्या पढ़ा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपका कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ए के सामने की भुजा को हमने ए कह दिया, बी के सामने की भुजा को हमने बी कह दिया और सी के सामने की भुजा को हमने सी कह दिया। मैंने कहा कि अर्ध परिमाप, अगर पूरा परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी तो अर्ध परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो। तो जो एरिया होती है यानी कि क्षेत्रफल होगा त्रिभुज के लिए, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर आपको पता हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट मतलब वर्गमूल में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी आपको इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए क्या पता होना चाहिए, आपको अगर तीनों साइड दे दी गई ए बी सी तो आप आराम से इस फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। इसको हीरोज फार्मूला या हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं, कोई हीरोन लिखता है कोई हीरोज लिखता है, ठीक है। तो आप ये जानो ये भी एक फार्मूला होता है जिसमें एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लिखते रहिएगा साथ में, बराबर होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सारे फॉर्मूले बता के फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपसे पूछूंगा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना इजी होगा। दूसरा फॉर्मूला एरिया का क्या कह रहा है हमारा, कि अगर अर्ध परिमाप एस हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे ए क्या है भुजा, बी क्या है भुजा, सी क्या है भुजा, एस क्या है अर्ध परिमाप। यहाँ पे लिख लो ए बी सी आर साइड्स और एस क्या है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो लिख लो जहाँ पे वेयर ए बी सी क्या है साइड है और एस सेमी पेरीमीटर जिसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। समझ आया बोलो, दूसरा फॉर्मूला समझ आया सबको, याद हो जाना चाहिए। दिमाग एक बार खोलो और आंखें बंद करो। अंडर रूट ऑफ, अगर किसी त्रिभुज को, ध्यान से बंद करो आंखें, सारे लोग बंद करेंगे। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों, उसका एरिया पूछा जाए तो मेरे मित्र एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है सेमी पेरीमीटर यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2 यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। बोलो आया या नहीं समझ में, दिमाग में घुसा या नहीं, आंखें खोल लो, बोलो समझ में आया पंडित जी का ये मंत्र। आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। तीसरे फॉर्मूले पे पहुंचे, 2 फॉर्मूले हमारे हो गए। तीसरा फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको एरिया निकालनी है, आपको भुजाएं नहीं भी दी गई हैं, आपको सेमी पेरीमीटर दे दिया गया यानी कि अर्ध परिमाप दे दिया गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 दे दिया गया, यानी एस की वैल्यू दे दी गई, और आपको इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या दे दी गई। अंतः त्रिज्या क्या होती है ये बाद में पढ़ेंगे, आप ये जानो कि अंतः त्रिज्या अगर दे दी गई, बेसिकली अंतः त्रिज्या का थोड़ा सा मैं बता दूं इन रेडियस क्या होता है। अगर कोई ट्राइंगल है, कोई एक ऐसा सर्कल खींचा गया है जो इसके तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता है, तो आप कहेंगे कि जो ये इस ट्रायंगल के लिए रेडियस होगी स्मॉल आर, उसको अंतः त्रिज्या कहेंगे यानी इन रेडियस कहेंगे। यहाँ इन रेडियस क्या हो गई आर, यानी कि इसी त्रिभुज का मान लो ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसकी इन रेडियस स्मॉल आर है,
इसकी इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या क्या होती है? एक ऐसा सर्कल जो ऑल थ्री साइड्स को टच करे इन साइड से, यानी कि एक ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज को आंतरिक रूप से तीनों भुजाओं को टच करे, तो उसकी जो त्रिज्या होती है उसको अंतः त्रिज्या बोलते हैं। यानी अंतः त्रिज्या अगर आपको स्मॉल आर दे दी जाए और सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप पता हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हो जाता है अंतः त्रिज्या यानी आर इंटू सेमी पेरीमीटर। यानी यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लो बराबर हो जाएगा आर गुणे एस। सीधे सीधे लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त मतलब अंतः त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप। अंतः त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस। यानी कि आपने कह दिया कि अगर आपको ए बी सी नहीं दिया गया अलग अलग, आपको सेमी पेरीमीटर दे दिया जाता है और अंतः त्रिज्या दे दी जाती है, तो आप सीधे सीधे ये अभी आपका अंतः त्रिज्या वाले कॉन्सेप्ट में काफ़ी बार ये फॉर्मूला यूज होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जहाँ पे इन फॉर्मूले का यूज होगा तीनों का। हालांकि जब स्मॉल आर और स्मॉल एस दे दिए जाएंगे तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। बोलो लल्ला समझ आया या नहीं? आप इस फार्मूले का यूज कब करेंगे लल्ला? जब आपको इन रेडियस पता हो यानी स्मॉल आर पता हो और स्मॉल एस पता हो यानी सेमी पेरीमीटर पता हो और इन रेडियस पता हो, तो आप कहेंगे एरिया डेल्टा बराबर होती है आर इंटू एस। बोलो समझ आया या नहीं? आ गया मुन्नी लोग, लल्ली लोग? अच्छा, कुछ मुन्नियाँ गायब थी कल, कहाँ चली गई थी? कुछ लोगों का कल पेपर होगा, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एक वीडियो अभी अपलोड करूँगा व्यूज़ काटने के लिए, बेस्ट ऑल द बेस्ट बोलूँगा, उसमें थोड़ा सा आपको मस्ती भी करूँगा और कॉन्फिडेंस भी दूंगा। ठीक है, तो चलो समझ आया ये फॉर्मूला? तो 3 फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं रेडियस एरिया के लिए। पहला क्या पढ़ा था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब बेस और हाइट पता हो। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर एस सेमी पेरीमीटर हो तो एरिया बराबर होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ इसको हीरोज फार्मूला बोलते हैं और ए बी सी साइड है, एस सेमी पेरीमीटर यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। बोलो रिवाइज हो रहा है? तीसरा फार्मूला हमने कहा कि इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या दी गई हो, अर्ध परिमाप दिया गया हो, तो अंतः त्रिज्या और अर्ध परिमाप का जो गुणनफल आएगा वही आपका एरिया हो जाएगा उस ट्राइंगल के लिए। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ इन रेडियस एंड सेमी पेरीमीटर इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। ठीक है, तो तीसरा फार्मूला आ गया। चौथे फार्मूले पे पहुंचते हैं। फार्मूले तो इतने बता दूंगा कि आप पागल हो जाओगे यार। अब आपने कहा कि गुरु एक बात बताओ, हमें दोनों देखो, जब तीनों भुजाएं दी गई थी तो हमने हीरोज फार्मूला, जब ये गिवन हो तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये भी लिख लेना, ये आपके बड़े काम की चीज़ है। जब गिवन क्या हो, दिया क्या गया है, ए प्लस बी प्लस सी, तो एरिया का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। आपने कहा गुरु कि अगर हमें बेस दे दिया जाए और हाइट दे दिया जाए तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यानी कि आधार और ऊंचाई दी गई हो तो आपका फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपने कहा कि अगर ये तीनों मतलब ये ना ये दिया गया हो ना ये दिया गया हो, हमें इन स्मॉल आर यानी इन रेडियस दी गई हो, यहाँ पे लिख देना इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या दी गई हो, और आपको सेमी पेरीमीटर यानी स्मॉल एस दिया गया हो, तो ये आर मतलब एरिया बराबर हो जाता है आर गुणे एस। मैंने कहा कि एक बात बताओ, मैं कोण पे आता हूँ, यानी एक एंगल दे दिया जाए किसी ट्राइंगल का, तब कैसे, और 2 साइड दे दी जाए तब कैसे एरिया निकलेगा? तो ये फार्मूला लिखो, यानी फार्मूला नंबर 4 आप लिखो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है, यानी कि अगर कोई ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूँ, एक कोई ट्राइंगल है ए बी और सी। आपको पता है ए के सामने की भुजा ए हो जाएगी और सी के सामने की भुजा सी। आप मान लो ए दिया गया है और सी दिया गया और इसके बीच का कोण दिया गया कि कितने डिग्री का है, कितने रेडियन का है, ये दे दिया गया। तो एरिया जो होती है, यानी आपको क्या चीज़ें दी गई हैं? आपको 2 साइड यानी कि 2 साइड्स आर गिवन और एंगल बिटवीन देम इज गिवन, यानी 2 भुजाएं दी गई हो और उनके बीच का कोण भी दिया गया हो, तो एरिया जो होती है यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा बराबर होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, यानी कौन कौन सी साइड दी गई है? सी और ए, यानी कि सी गुणे इंटू जो कोण इनके बीच का है, उनके बीच कौन सा कोण बन रहा है? बी, उसका साइन यानी साइन बी। यानी मैंने कहा गुरु कि अगर दो आपको ये दिए जाएं क्या साइड और उनके बीच का कोण दिया जाए तो आप एरिया आराम से निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या है आपके पास? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं का गुणनफल इंटू उनके बीच के कोण का साइन। यानी आपने कह दिया कि कितना आ गया गुरु? हाफ इंटू, लल्ला समझ आ रहा है? मैंने क्या कहा कि आपको 2 साइड दे दी गई और उनके बीच का कोण दे दिया गया, तो आपका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स
यानी सी इंटू ए इंटू उनके बीच के कोण का साइन यानी कि साइन बी। ऐसे मान लो दो अलग अलग भुजाएं दे दी जाए, मान लो आपको ये दिया गया और ये दे दिया जाए, ए और बी दे दिया जाए और फिर इनके बीच का कोण दे दिया जाए, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू इनके बीच के कोण का साइन, साइन सी हो जाएगा। मान लो ये दोनों ना देखे, बी और सी दे दिया जाए और इनके बीच का कोण ए दे दिया जाए, तो आप कहेंगे हाफ इंटू बी इंटू सी, ये दोनों गिवन है और इनके बीच का कोण यानी ए दिया गया है, यानी कि साइन उसका हो जाएगा। यानी आपने यहाँ से क्या सीखा कि अगर कोई दो भुजाएं दे दी जाएं और उनके बीच का कोण दे दिया जाए लल्ला और लल्ली, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। आपने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला बन के आ गया कि अगर दो भुजाएं दी गई हो, उनके बीच का कोण दिया गया हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हो जाता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स इंटू उनके बीच के कोण का साइन। समझ आया। यानी कि अगर मैं कहूँ कि दो भुजाएं दे दी गई और उनके बीच का कोण दिया गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं लल्ला, बताओ निकलेगा या नहीं। अब अगर मैंने कहा कि तीनों भुजाएं दे दी जाएं, आप कहोगे हीरोज फॉर्मूला मार दूंगा। मैंने कह दिया बेस और हाइट दे दिया गया, आप कहोगे हाफ इंटू बी इंटू एच मार दूंगा मुंह पे। अगर इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर दे दिया गया यानी अंतः त्रिज्या और अर्ध परिमाप दे दिया गया, आपने कहा आर इंटू एस वाला फॉर्मूला मार दूंगा। मैंने कहा अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल दे दिया जाए, आपने कहा ये फॉर्मूला मार दूंगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ दैट साइड, यानी जो साइड दी गई होगी उनका गुणनफल इंटू उनके बीच के कोण का साइन ले लेंगे, बस आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा ये फॉर्मूला। अब मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मान रहा। आपने ये तीनों दिए, ठीक है, अभी रिवाइज भी करवा दूंगा। मैंने कहा ये तीनों दिए, ये तीनों यूज कर लिया, ये वाला दिया, दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया, आपने ये वाला फॉर्मूला। मैंने कहा ये कुछ नहीं दूंगा, चलो हटो। मैंने कहा मैं दे रहा हूं आपको 1 2 और 3 साइड और एक आर। अब बताओ एरिया। मैंने क्या कहा कि एक ट्रायंगल है, बना लो ट्रायंगल। ये सब ऐसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे लिखना, बहुत मारूंगा तुमको। ठीक है, ए बी और सी, तीन इसके शीर्ष हो गए। ए के सामने की भुजा ए हो गई, बी के सामने की भुजा बी हो गई, सी के सामने की भुजा सी हो गई। आपको पता होगा कोई जो ट्रायंगल है उसका एक ऐसा भी वृत्त होता है जो उसके तीनों शीर्षों से होके जाता है। एक मिनट, ये सी अभी ऐसे देखो, एक ऐसा वृत्त, फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, हाँ, एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के सभी तीन शीर्षों से होके जाता है, उसको इसका परिवृत्त यानी सर्कल कहते हैं। यानी फिर से समझो, ये सर्कल पासिंग थ्रू ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ दैट ट्रायंगल। ये सर्कल पढ़ाऊंगा अभी, जब सेंटर पढ़ाऊंगा तो उसी में सारे सर्कल और सारे सेंटर पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी के लिए जानो कि अगर कोई पूछे परिवृत्त क्या होता है तो परि मतलब होता है बाहर और वृत्त मतलब सर्कल, यानी बाहर, त्रिभुज के बाहर कोई सर्कल, बाहर है ना, अंदर तो कहीं घुसा नहीं, आपके तीनों शीर्षों से होके जा रहा है, यानी तीनों दरवाजों से होके जा रहा है। तो आपने कहा ठीक है भैया, इसको परिवृत्त बोल देंगे। और इसकी जो रेडियस होगी, इसकी रेडियस यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, इससे इसकी दूरी भी बराबर होगी, इसकी दूरी भी बराबर होगी, इसकी दूरी भी, क्योंकि अगर ये रेडियस नहीं हुई तीनों से होके जाएगा नहीं। मान लो ये ओ हो केंद्र और इसकी त्रिज्या आर हो, तो ये आपको दी गई, यानी परिवृत्त की त्रिज्या आपको दिया जाएगा कि अगर मान लो किसी त्रिभुज की भुजाएं ये हो और परिवृत्त की त्रिज्या ये हो। अब बताओ क्षेत्रफल। आपने कहा अंतःवृत्त वाले पे कूद गया था मैं, स्मॉल आर अगर दिया हुआ था, आपको क्या दिया था वहाँ पे, एक ऐसे वृत्त का त्रिज्या दी गई थी जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। एक मिनट फिर से ड्रॉ करूँ, यानी इसकी त्रिज्या दी गई थी, यानी ये स्मॉल आर दी गई थी। तब तो आपने कहा आर इंटू सेमी पेरीमीटर। मैंने कहा नहीं, आपको सर्कम रेडियस दे रहा हूँ, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या दे रहा हूं। आर क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त यानी सर्कम, परिवृत्त की त्रिज्या यानी हम परित्रिज्या इसको बोल देते हैं, यानी सर्कम रेडियस। लिख लो अंग्रेजी वाले, परित्रिज्या या सर्कम रेडियस। यानी आपको सर्कम रेडियस दी गई है और तीनों भुजाएं दी गई हैं। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। आपको कि गुरु इसमें क्या कठिनाई है, मैंने कहा क्यों, आपने कहा कि अगर तीनों भुजाएं दी गई हैं और सर्कम रेडियस दी गई है, तो आपका जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या कहता है, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू सर्कम रेडियस। आपने कहा अगर हमें सर्कम रेडियस दोगे तो भी मेरे पास अस्त्र है जो मैं मार के रेडियस निकाल लूँगा, क्षेत्रफल निकाल लूँगा त्रिभुज का। मैंने कहा कौन सा अस्त्र, आपने कहा कि लल्ला एरिया बराबर होगा तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 इंटू परित्रिज्या।
मैं चौंक गया। मैंने कहा आपको कुछ भी पूछ रहा हूँ आप तुरंत आंसर कर पा रहे हो। लल्ला अगर आपके पास इतने ऑप्शन है तो तड़ाक से कर लिया आपने। आपने कहा ABC पता है, कैपिटल R पता है, धाए से करके मार दूंगा। अच्छा मैं अगर कहूँ अब थोड़ी देर के लिए एक और फार्मूला लिखो, फार्मूला नंबर 6 लिखो और वो अपने नाम से लिख लेना। हाँ मैं कहूँ कि अगर ABC दिया गया है, ABC दिया गया और R दिया गया है, जैसे ABC कैपिटल R दिया गया ऐसे ABC स्मॉल r दिया जाए, तब आपने पढ़ा है कि जो एरिया होता है वो होता है R इंटू एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, यानी कि A+B+C/2। यानी कि आप ये भी फार्मूला लिख दो, या वो ये फार्मूला हालांकि लिखा ही है कि सेमी पेरीमीटर S बराबर A+B+C/2 होता है, तो एरिया बराबर R इंटू इन रेडियस हो जाता है, R इंटू सेमी पेरीमीटर हो जाता है। तो मैंने कहा कि अगर ABC के साथ स्मॉल r दूं तो ये वाला फार्मूला, ABC के साथ कैपिटल R दूं तो ये वाला फार्मूला। बोलो समझ आया ये फार्मूला कि नहीं? अभी इस पे मैं सारे पे क्वेश्चन पूछूंगा धाए धाए करके और आपको उत्तर देना है फटाफट कैलकुलेशन करके, जिससे फार्मूले का भी रिवीजन हो जाएगा। तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, एक ग्राफ बनाता हूँ और उसके बाद आपसे पूछता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन और यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला यूज्ड। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, आप अपना चार्ट खुद बना के रखो। ये सब नोट्स बनाने का एक तरीका होता है। मैंने कहा कि आपको बेस दिया गया यानी आधार, हिंदी वाले आधार भी लिखते रहे, और हाइट दिया गया। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बाद में बात करेंगे। आपने कहा यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देना एक। दूसरा मैंने कहा कि आपको तीनों साइड्स दी गई हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तीसरा मैंने कहा कि 2 साइड्स दी गई हैं और एंगल दिया गया है किसके बीच का, उनके बीच का, यानी कि 2 भुजाएं दी गई हैं और उनके बीच का कोण दिया गया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। मैंने कहा कि आपको इन रेडियस स्मॉल r दी गई है, यहाँ पे लिख लेना इन रेडियस, यानी अंतः त्रिज्या स्मॉल r दी गई है और सेमी पेरीमीटर दिया गया है। मैंने कहा साइड दी गई है, यानी मैंने कहा साइड्स दी गई हैं और आपको क्या दिया गया है, सरकम रेडियस दी गई है। कैपिटल R दी। अब बताओ कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। मैंने कहा कि अगर बेस दिया गया है और हाइट दी गई है, दूसरा साइड दी गई है, तीसरे में 2 साइड उनके बीच का कोण दिया गया है, चौथे में अंतः त्रिज्या और सेमी पेरीमीटर दिया गया है, पांचवें में साइड दी गई हैं सभी और सरकम रेडियस दी गई है। यहाँ पे आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरे में अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे s बराबर क्या हो जाएगा, A+B+C/2, राइट। मैंने कहा 2 साइड और उनके बीच का कोण दिया गया है, तो आप कहेंगे हाफ इंटू पहली साइड, एक मिनट, हाफ इंटू कलर चेंज कर दूँ नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, हाफ इंटू पहली साइड यानी साइड 1 इंटू साइड 2 और इंटू उनके बीच के कोण का साइन, ठीक है। हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू साइन। इन रेडियस दी गई है और सेमी पेरीमीटर दिया गया है, तो आपको पता है एरिया बराबर होता है R इंटू एस। अगर तीनों साइड दी गई हो, सरकम रेडियस दिया गया है, तो A इंटू बी इंटू सी बाई 4R। अब आप बताओ गुरु कि ये सारी चीज़ें क्लियर हुई या नहीं। कौन सा चीज़ आप बताओ क्लियर नहीं हुआ अभी, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये भी मास्टर बता दे अगर, तो क्या ही दिक्कत है। आपको अस्त्र दे दिया जाए, आपको कौन सा दुश्मन आएगा तो कौन सा तीर चलाना है, किस तरह चलाना है, ये सब बता दिया जाए, तब भी अगर आप लड़ ना पाओ तो आप क्या हुए, आप फिर क्या हुए लल्ला, आप क्या हुए फिर, मूर्ख हुए। बिल्कुल सही है, मूर्ख हुए। क्या हुए, मूर्ख हुए। लल्ला अगर ऐसे समझाने के बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता ना, तो इसका मतलब आप लल्लियों के मैसेज पढ़ने में बिजी थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे हवा में आपको सारी चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। ये आपके नोट्स में उतरा या नहीं लल्ला, लल्ली लोग बताओ, उतरा या नहीं। मैंने क्या कहा, बेस और हाइट दी गई है तो ये फार्मूला, साइड दी गई ये वाला फार्मूला, 2 साइड और उनके बीच का कोण दिया गया ये वाला फार्मूला, इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर दिया गया ये वाला फार्मूला, साइड और सरकम रेडियस तो ये वाला फार्मूला। अब कुछ लोग कहेंगे, अभी कुछ लोगों के दिमाग का ये क्वेश्चन मुझे पता है कि तूफानी दिमाग का
खुराफाती उपज अभी ये होगा कि इतना फॉर्मूला याद कौन रखेगा। तो नहीं याद रखोगे तो फेल हो जाओगे। एग्ज़ाम क्यों निकालने आए हो, याद तो रखना पड़ेगा। याद का कैसे होकर रटना है, नहीं, प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो जाएगा। इतने क्वेश्चन करोगे कि याद हो जाएगा, ठीक है। मॉक दोगे और फिर अभी आपके पास टाइम है, आराम आराम से करके याद कर लोगे। नोट्स को, जो नोट्स बना रहे हो रंगीन कलर का, ये पलटते रहना। बोलो लल्ला इतना क्लियर। अब मैं क्वेश्चन दागना शुरू करूँ, चलो बता दो अटेंडेंस एक बार लगा दो, फिर मैं शुरू करता हूँ धड़ाधड़ दागना। बताओ समझ आया लल्ला इतना चीज़ क्लियर हुआ, भेजे में कुछ घुसा? बहुत बढ़िया लाल, बहुत बढ़िया, सुंदर, अति उत्तम। सारी लल्लियाँ कहाँ चली जाती हैं, क्योंकि मुझे इन लोगों से बड़ी प्रॉब्लम है यार। जब तुम पढ़ रहे हो तो सारे लोग एक दिन क्लास करके भाग जाते हो। चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, लिखना है ये, मैं सब कुछ आपके उसमें थाली में परोस के नहीं दूंगा। लिखो 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 कि एक ट्रायंगल का तीनों साइड 11, 60 और 61 है, उसका एरिया बताओ। 11, 60 और 61 है, उसका एरिया बताओ। 11, 60 और 61 है, उसका एरिया बताओ। चलो बताओ। 11, 60 और 61 तीनों साइड दी गई है, अब आपको एरिया बताना है। दूसरा लिखो। कुछ लोग उत्तर भी करने लगे, अभी तुम चौंके हुए हो यहीं पे। दूसरा लिखो। लिखो 2 त्रिभुज हैं, 198 मीटर एक भुजा है, 200 जैसे 198 ले लो और 201 है। इनके बीच का कोण 30 अंश का है। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, एक 198 है, एक 200 है। 198 है, एक 200 है। इनके बीच का कोण 30 अंश है। तो आपको इसका एरिया बताना है। एरिया बताना है दोनों ट्राइंगल्स का। चलो बता दो। तीसरा क्वेश्चन लिखो कि एक ट्रायंगल है जिसके साइड 5, 12 और 13 हैं, इसकी सरकम रेडियस निकालो। चलो 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपने कहा 11, 60 और 61 ये ट्रिपलेट बनाते हैं। ये 11 है, ये 60 है, तो ये 61, यानी कि इनके बीच का कोण कितना हो जाता है 90 अंश। 11, 60, 61 सबको याद होगा, ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर नहीं बनाते तो हीरोज फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पहले मैं ट्रिपलेट वाले से करवा दे रहा हूँ। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होता है, अभी मैं इसको भी करवाऊंगा। राइट एंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस सबके लिए, स्केलर सबके लिए अभी बताऊंगा। आपने कहा कि भैया ये जो अभी फॉर्मूले अभी तक बताए हैं वो सबके लिए लागू होंगे। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये देखिएगा। आपने कहा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी तक जो 5 फॉर्मूले हमने पढ़े वो सब पे लागू होंगे, सारे टाइप के ट्रायंगल पे। हमने कहा यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर और बेस, अगर 2 भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश हो गया तो एक आधार हो जाएगा, एक ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई क्या होती है, आधार पे डाला गया लंब ही उसकी ऊंचाई होती है। दूसरे शीर्ष से अगर लंब डाल दें इस साइड पे तो जो आपका लंब आएगा वही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यानी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए उसका जो परपेंडिकुलर होता है वही उसकी हाइट होती है, और बेस आपको पता ही है। तो आपने कहा इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी हाफ इंटू 11 गुणे 60। 60 2 से कटे गए 30, 11 गुणे 30 330। पहले का उत्तर 330। बोलो लल्ला लोग आया या नहीं। हमने कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, अभी ये कॉन्सेप्ट भी करेंगे। अच्छा, अगर हीरोज फार्मूला से करना होता तो आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी यानी 11, 60 कितना हो जाता, 71, और 1 72 और 60 132/2, यानी हो जाता 66। बोलो होता या नहीं, होता या नहीं, बिल्कुल हो जाता। अब अगर 66 आ गया था तो इसका एरिया कितना हो जाता, अंडर रूट में एस 66 गुड़े एस माइनस से 66 में से 11 घटेगा 55 गुड़े 66 में से 60 6 और गुड़े 5, 66 गुड़े 6, यहाँ से 6 निकल जाता, यहाँ पे बचता 11, 11 गुड़े 55 यानी 11 गुड़े 11 11 आ जाता, और यहाँ से 5 निकल आता। तो 6 पंचे 30 गुड़े 11 330 ऐसे भी हो जाता। बोलो आता या नहीं।
5 12 13 में सेम चीज़ निकल लग रहा है। अब इसका एरिया निकालो, पहले ये वाला कर लेते हैं फिर 5 12 13 वाले पे आते हैं। आपने कहा एक साइड है 198, एक साइड है 200, इनके बीच का कोण 30 अंश है। तो एरिया का फॉर्मूला, जब दो साइड गिवन हो और उनके बीच का कोण दिया गया हो, तो आप कहते हैं हाफ इंटू पहली साइड इंटू दूसरी साइड इंटू उनके बीच के कोण का साइन, यानी साइन 30 अंश। यानी आपने कहा हाफ से इकट्ठे का 99 गुणे 200 हो जाएगा, गुणे साइन 30 होता है 1/2, यानी 99 गुणे ये हो जाएगा 100, यानी 99 100 इसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हुआ यूज हुआ, जब दो साइड और उनके बीच का कोण दिया गया हो तो ये होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स इंटू उनके बीच के कोण का साइन। बोलो ये हमने अभी तक कौन कौन सा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लिया, दो साइड गिवन हो तो भी कर लिया, ठीक है, और एक एंगल दिया गया हो, और हमने हीरोज फार्मूला भी यूज कर लिया। अब हम आते हैं किसके लिए अब हम आते हैं किसके लिए, अब हम आते हैं 5 12 13 वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या कहा कि किसी ट्रायंगल के लिए तीन साइड 5 12 13 है, इसका आपको सरकम रेडियस भी निकालना है। हालांकि सरकम रेडियस अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से निकल तो सकता है ना, सरकम रेडियस भी निकालना है, इन रेडियस भी। हमें पता है सरकम रेडियस कब आएगा, जब हमें पता है एरिया बराबर होता है ABC, तीनों साइड तो पता है, अपॉन 4 इंटू कैपिटल R, ये होता है। और अगर हमें पता है कि एरिया बराबर होता है स्मॉल r इंटू एस, अब हम कह रहे हैं साइड तो दिया गया है तो हमें S तो पता चल जाएगा, यानी यहाँ पे S पता है और यहाँ पे ABC पता है, लेकिन हमें डेल्टा निकालना पड़ेगा। आपने कहा कि हमें क्षेत्रफल, डेल्टा बोले तो क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें तो काफ़ी परेशानियां हमारी हल हो जाएंगी। कैसे, अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो यहाँ से हम R बराबर कह सकते हैं, यानी जो हमें निकालना था कैपिटल R यानी सरकम रेडियस, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या, ये बराबर हो जाएगी ABC बटे 4 डेल्टा। और ऐसे अगर हम डेल्टा निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारा स्मॉल r बराबर हो जाएगा डेल्टा अपॉन S। तो हमें बस परेशानी है डेल्टा निकालने में, बाकी हमें S भी पता है, समझ लो, क्योंकि हमारा ABC पता है और यहाँ पे ABC पता ही है। अब यहाँ से सबसे पहले S निकालो। S बराबर क्या होता है, S बराबर क्या होता है, S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी 5 12 17 का और 13 30 का आधा, यानी कि 15। अब अगर यहाँ पे 15 पता चल गया तो सरकम रेडियस निकल के आ जाएगी। सरकम रेडियस क्या आ जाएगी, ABC 5 गुणे 12 गुणे 13 बटे 4 इंटू 15, यानी कि 60। तो 15 चौको 60, यानी कि R बराबर आ गया 13। एक मिनट, हमने गलत कर दिया, कहाँ क्या, हमने कहा R बराबर कितना आया है, ABC बाई कैपिटल R बराबर ABC बाई 4 डेल्टा, ABC बाई 4 डेल्टा। तो ये हो गया 5 गुणे 12 गुणे 13 बटे 4 इंटू डेल्टा। अभी तो हमने डेल्टा निकाला ही नहीं ना लल्ला, अभी हम यहाँ से स्मॉल वो क्या कहते हैं इन रेडियस निकाल सकते हैं। इन रेडियस यहाँ से कितना हो जाएगा, इन रेडियस निकालने के लिए अभी हमने S निकाला, हमने एरिया निकाला ही नहीं। अब देखो एरिया निकालने के दो ऑप्शन है यहाँ पे, आपको स्मॉल s पता चल गया, अब आप हीरोज फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। अदरवाइज पता है 5 12 13 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी 5 और 12 परपेंडिकुलर और हाइट होते हैं और 13 आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 5 गुणे 12, हाफ इंटू 5 गुणे 12, बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 5 इंटू 12, यानी कि 60 का आधा, यानी कि 30। कुछ लोग कहेंगे दो साइड पता है इनके बीच का कोण 90 अंश है, दो, हाँ बिल्कुल, तो अगर दो साइड 5 12 पता है उनके बीच का कोण 90 अंश है, तो आप कहेंगे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड, यानी 5 इंटू 12 इंटू साइन 90, साइन 90 एक होता है तो इस वजह से साइन 90 छोड़ दे, यानी एरिया आ गया 30। अब यहाँ पे पुट कर दो, कैपिटल R निकल आएगा, तो पुट कर दो ABC, यानी कि कितना हो गया 5 गुणे 12 गुणे 13 बटे 15 गुणे 30, 4 गुणे 30, सॉरी 4 गुणे 30, 30 चौको 120, 60 दूना 120, 13 बटे 2 आ गया, 13 बटे 2 यानी 6.5। तो सरकम रेडियस कितनी आ गई 6.5, और यहाँ से इन रेडियस कितना हो जाएगी, डेल्टा यानी एरिया आया है 30 बटे S कितना आया है 15, यानी कि इन रेडियस हो जाएगा 2। तो आपने दोनों निकाल लिया, तो यहाँ से आपने कई सारे कॉन्सेप्ट सीखे। अब हमारा सारा फॉर्मूला भी यूज हो गया और कैसे यूज करना है ये भी पता चल गया कि अगर आपको साइड दी गई हो किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तो उसके लिए हम सरकम रेडियस निकाल सकते हैं, इन रेडियस निकाल सकते हैं। वैसे सरकम रेडियस इसकी आधी होती है करंट की, लेकिन ये अभी हम सरकम रेडियस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि अगर तीनों साइड दे दी गई हो लल्ला तो आप उसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, सरकम रेडियस निकाल सकते हैं, इन रेडियस निकाल सकते हैं, मतलब कितनी चीज़ें निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। समझ आया लल्ला, ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी, समझ आया? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। नहीं समझ आया तो 10 सेकंड बैक जाएंगे, दिमाग को अपने ठोकेंगे थोड़ा, चीनी हथौड़ी लगा के, उसके बाद समझेंगे। समझ आ गया लल्ला?
बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जिन लल्ला लोगों को समझ आ गया इसका मतलब वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो समझो, नया कॉन्सेप्ट पढ़ें। देखो लल्ला लोग, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है, हेडिंग डालो, अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स के लिए यानी अलग अलग तरह के त्रिभुजों के लिए एरिया का फॉर्मूला। अगर मान लो कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है, पहले स्केलन ट्रायंगल के लिए डाल दो, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज के लिए पहले पढ़ लेते हैं। विषम बाहु त्रिभुज हमने बनाया, ए बी सी कोई त्रिभुज बनाया, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। इसमें भुजाएं बराबर नहीं होती, यानी अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हमें भुजाओं का कोई रिलेशन नहीं पता, हमें पता है स्केलन ट्रायंगल है बस। तो इसके लिए ऐसा कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। आप इसके लिए जो फॉर्मूले मैंने बताए, अगर दो साइड दी गई है, इनके बीच का कोण दिया गया है, तो जो फॉर्मूला मैंने बताया हाफ ए बी साइन से हाफ बी सी साइन है ऐसे करके वाला, अगर इनकी तीनों साइड दी गई हैं तो हीरोज फार्मूला यानी डेल्टा बराबर एस मतलब अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला फार्मूला, या इन रेडियस दी गई है और सेमी पेरीमीटर दिया गया है तो आप कहेंगे डेल्टा बराबर आर इंटू एस हो जाएगा। यानी जो फार्मूले दिए गए हैं सारे 6 फार्मूले वो इस पर अप्लाई होंगे, मतलब सभी तरह के ट्रायंगल्स पे अप्लाई होंगे, और इसके सिवा इसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। तो स्केलन के लिए सेम फार्मूले छाप देना कि वही फार्मूले लगेंगे, यानी विषम बाहु त्रिभुज के लिए आप वही 6 फार्मूले लगाओगे लल्ला। समझ आया? अब स्केलन ट्रायंगल के लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, तो हम दूसरे टाइप के ट्रायंगल पे आ जाते हैं। दूसरे टाइप का हेडिंग डालो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एरिया क्या होता है, इसके लिए स्पेशल फार्मूला है, वो डेराइव करवा के भी करवाऊंगा। देखो ये आपका कोई ट्रायंगल है ए बी सी, बोलो है या नहीं? आइसोसेलेस से माने कि ये भुजा बराबर इसके ले सकते हैं, यानी समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर ले सकते हैं। हमें इसकी हाइट अगर पता करनी है तो इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। परपेंडिकुलर आपको पता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा। अब देखो इस दोनों त्रिभुजों में ये बराबर इसके है, ये कोण बराबर इस कोण के है, ये भुजा कॉमन है, तो आप कहेंगे कि ये जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। देखो आपने कहा कि ये ऐसे, देखो भुजाएं बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, AD अगर मैं बात करूँ AD कॉमन है दोनों में, देखो AD कॉमन है, और एक कोण ये कोण के बराबर। तो आपने कहा दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण कॉमन है, तो यहाँ पे अभी सिमिलरिटी लगेगी, अभी आगे सिमिलरिटी भी पढ़ा दूंगा। सिमिलरिटी कहेगी कि ये दोनों सिमिलर हैं और फिर ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, यानी सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो गए यानी इनकी हर भुजा बराबर होगी और हर कोण बराबर होंगे। अब अगर हर भुजा बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं BD बराबर DC हो जाएगी और D हो जाएगा मिड पॉइंट, यानी BD बराबर DC हो जाएगी और D हो जाएगा मिड पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु हो जाएगा। अगर BD बराबर DC तो D अपने आप मिड पॉइंट हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि समान भुजाओं को A मान लो और असमान भुजा को B मान लो। समान भुजाओं को A मान लिया और असमान भुजा को इसके लिए B मान लिया, यानी इक्वल साइड्स को A मान लिया, अनइक्वल साइड को B मान लिया। अगर पूरी साइड B है लल्ला तो ये कितना हो जाएगा, B/2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, कौन सा, AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो AD की लंबाई अब निकल सकती है, क्योंकि ADB जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज पता है और बेस पता है, तो AD बराबर यहाँ से पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर माइनस B/2 का स्क्वायर यानी B²/4, यानी यहाँ से हो जाएगा 4A² माइनस B²/4। या अगर मैं AD कैलकुलेट करने जाऊँ तो AD बराबर यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में 4A² माइनस B² और बाई 4 लिखा हुआ है, यानी कि ये वर्गमूल 2 हो जाएगा। बोलो समझ आया या नहीं? तो हमारी ऊंचाई मिल गई और बेस हमें पहले से पता था। देखो बेस BC है, इस त्रिभुज के लिए बेस क्या है, BC क्या है P, तो यहाँ से एरिया बराबर हो जाएगा, आपको पता है हाइट भी पता है और बेस भी पता है, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है B इंटू हाइट कितना है 4A² माइनस B²/2, 2 का गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एरिया बराबर होती है हाफ इंटू हाफ 4 और B/4 ही आ जाएगा, B/4 अंडर रूट में 4A² माइनस B²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था लल्ला, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था? आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ा था। डेरिवेशन करवाया था किसी ने, समझ आया था डेरिवेशन कैसे होता है इस फॉर्मूले का?
नहीं ना। अब ये भी समझ आ गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए स्पेशल हमें फॉर्मूला मिल गया कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके लिए एरिया, जहाँ पे ए क्या है, समान भुजाएं यानी इक्वल साइड्स, और बी क्या है, अनइक्वल साइड। यानी अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा और असमान भुजा दोनों बता दी जाए तो आप एरिया निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, b/4 √4a² माइनस b²। बोलो होगा या नहीं, बोलो होगा या नहीं, बोलो लल्ला, बोलो बोलो, होगा या नहीं। बहुत ही सुंदर जवाब, बहुत ही सुंदर, शानदार। समझ आ रहा है लल्ला लोग तो लाइक ठोको। लाइक कौन ठोकेगा? ये मर मर के जो पढ़ा रहा हूँ ये इतना बेसिक से लल्ली लोगों के मैसेज देखते रह जाओगे तो कहाँ समझ आएगा। इधर भी देख लिया करो, नोट्स भी देख लिया करो अपना। बोलो समझ आया? रंगीन नोट्स समझ आ रहा है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो अब समझ आ गया तो इस पर कुछ क्वेश्चन पूछें। हमने पढ़ लिया स्केलन के लिए, हमने पढ़ लिया आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। चलो एक ट्रायंगल में बना रहा हूं, आपको देखना है बस दो समान भुजाएं 5 और 5 हैं और असमान भुजा 5√2 है। या छोड़ो, मैं कह रहा हूं 5 5 है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, लिखो प्रश्न लिखो, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी बराबर ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 5√2 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पे मैं इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ दिखाना है, बाकी आपको उसी फॉर्मूले से करना है। बी सी बराबर 5√2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कहा गया, हिंदी वाले लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, बी सी अगर 5√2 सेंटीमीटर है तो आपको एरिया बताना है। आप पहले उस फॉर्मूले से करो। आपको पता है दो भुजाएं अगर किसी त्रिभुज के बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। समान भुजाएं ए बराबर कितना दिया गया है 5, असमान भुजा बी बराबर कितना दिया गया है 5√2। अब आप फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूला क्या कहता है, b/4 √4a² माइनस b²। लिख दो b/4 5√2/4 अंडर रूट में 4a² यानी कि 4 × 5 का स्क्वायर यानी 25 × 400 माइनस 5√2 का स्क्वायर यानी 25 दूना 50 यानी 5√2 गुणे 50 आ जाएगा, वो भी 5√2/4 यानी ये कितना हो जाएगा, 55 25 × 2 50/4 यानी कि 25/2 एरिया आ जाएगा। बोलो आएगा या नहीं, बोलो आएगा या नहीं। फॉर्मूले में हमने रखा लल्ला कि दो भुजाएं 5 5 हैं, हमने कहा कि ये ऐसे होगी। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आपने तो राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, वो ऐसे हो सकता था कि दो साइड पता है, उनके बीच का कोण पता है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस कर सकते थे, या हाफ इंटू S1 यानी कि 5 इंटू S2 इंटू 5 यानी कि और इंटू साइन 90। अरे दो साइड पता है, उनके बीच का कोण भी 90 पता है। 90 पहली चीज़ मैंने गलत बना दिया था, आपको ध्यान ही नहीं देना था। ठीक है, अब मैं चेक करवा दे रहा हूँ कि आपका फॉर्मूला सही है नहीं। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल था, इसका बेस 5 है, हाइट 5 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 5 यानी 25/2 हो जाता। या फिर ऐसे कहें कि दो साइड पता थी 5 5, उनके बीच का कोण 90 अंश है, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया था साइड, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 5 इंटू साइन 90, तो भी 25/2। तो आपका फॉर्मूला सही है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो क्वेश्चन लिखते जाओ धड़ाधड़ और उत्तर मैं बताता जाऊंगा और आपको भी बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, उत्तर मेरे लाल दागेंगे, लल्ला लल्ली सारे लोग दागेंगे दाएं दाएं करके, और ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले को कलरफुल नोट्स एकदम बढ़िया झक्कास शानदार सा नोट्स बनाते रहो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं तीसरे टाइप के ट्रायंगल पे। तीसरे टाइप का ट्रायंगल हमारा होता है, हमने पढ़ लिया स्केलन यानी कि विषम बाहु, हमने पढ़ लिया समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस, हमने पढ़ना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। हेडिंग डालो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज लिख लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हेडिंग डाल दिया। चलो बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, यानी मैं हिंदी में लिख दूं, हिंदी वाले भैया लोग रिश्याना, रिश्याना बोलते हो, खींचना बोलते हो, खींचना, ये हमारे अवधि में कहा जाता है रिश्याओ ना भैया, मतलब होता है गुस्साओ ना भैया, है ना। त्रिभाओ, देखो रिश्याओ, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है,
चलो हिंदी राइटिंग देख रहे हो। चलो समबाहु त्रिभुज। अब देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों कोण कुछ भी कह लो। एक मैं बताता हूँ समबाहु त्रिभुज बनाता हूँ, मतलब ये ए बी सी है, तीनों भुजाएं बराबर, ए ए ए, कोण 60 अंश का। अब अगर मैं इसके लिए एरिया निकालने जाऊं तो ये एरिया आपको पता है हर समबाहु त्रिभुज, इसके लिए आपको पता है कि तीनों साइड पता होती हैं। तीनों साइड पता है तो चाहे आप कौन सा हीरोज फार्मूला लगाओ, चाहे आप दो साइड और एक एंगल वाला फार्मूला लगाओ, कोई सा फार्मूला लगा के इसके लिए एरिया निकाल सकते हो। लेकिन सबसे आसान होगा इसकी दो साइड और एक एंगल, यानी कि इसका एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू दो साइड ए गुड़े कोई दो साइड लिया है उनके बीच का कोण 60 अंश यानी साइन 60, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू √3/2, यानी गुड़ा होगा √3/2 इंटू 2 4 इंटू ए स्क्वायर। यानी हमने कहा आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए जो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, जनरेट भी कर लिया। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर किसके लिए होता है लल्ला, किसके लिए होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर आपके सर पे रखी जाए तो आप फटाक से करके उसका क्या बता दोगे, बिल्कुल क्या बता दोगे, एरिया बता दो। अच्छा इसके लिए हाइट क्या होती है, अब देखो हाइट निकालने का कितना सही फॉर्मूला। आपने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमें निकालनी है हाइट। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के लिए एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम हाइट एच मान ले रहे हैं, एरिया कितना है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये है। अब देखो ए काट दिया, ये से ये कट गया, यानी यहाँ से हमारा हाइट बराबर क्या आ गया √3/2 इंटू साइड। यानी ये भी लिख लेना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो एरिया होती है वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, और हाइट जो होती है वो √3/2 इंटू साइड होती है। बोलो दोनों फार्मूले आपने जनरेट करे या नहीं लल्ला। तो अब आप कोई ट्राइंगल टाइप देखोगे और तड़ाक करके सीधे क्वेश्चन के मेन दिल पे कूद जाओगे, ठीक है। आपको ज़्यादा लोचा नहीं करना, आपको बस सीधे दिल पे कूद जाना, ठीक है। अब बताओ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, समझ आ रहा है ना लल्ला। देखो एक लिखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बताओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 6 है पहला, दूसरा 9 ले लो, तीसरा 12 ले लो। इसके लिए एरिया बताना है और इसके लिए हाइट बताना है, सबके लिए एरिया और हाइट बताना है। यानी समबाहु त्रिभुज है जिसका क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसका आपको साइड दिया गया है, आपको एरिया यानी क्षेत्रफल बताना है और ऊंचाई बतानी है। चलो 6 वाले का बताओ, 9 वाले का बताओ, 12 वाले का सारे लल्ला लोग बताओ, तब तक मैं पानी गर्म करके पी लेता हूँ, केटल में रखा है, धड़ाधड़ मैं उड़ाता हूँ। चलो फटाफट 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 बताओ लल्ला लोग, बता दो। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए लल्ला, इतने तो समझदार आप हो, इतना तो मैं समझदार मानता हूँ, अगर नहीं हो तो आपकी कमी है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कहता है कि √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर अगर कर दो तो एरिया आ जाती है, और √3/2 इंटू ए कर दो। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुसता रहे, बस कैलकुलेशन करनी रहे। एरिया समबाहु त्रिभुज के लिए होती है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ए यहाँ पे साइड होती है, और हाइट बराबर होती है √3/2 ए। यहाँ पे ए बराबर 6 रखोगे तो 36 गुणे √3/4 यानी 9√3 हो जाएगा या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर लल्ला लोग, बिल्कुल सही 9√3 एकदम सही पहले, और √3 इंटू 2 रखोगे तो 3√3 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। दूसरे वाले का कुछ लोगों का उत्तर आने लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 9 का 81 √3/4, और इसके लिए हाइट कितनी हो जाएगी √3/2 इंटू 9 यानी 9√3/2। तीसरे के लिए 12 वाले के लिए 144 गुणे √3/4 यानी 36√3, और हाइट कितना होगा लल्ला लोग √3/2 इंटू साइड यानी √3/2 इंटू क्या, √3/2 इंटू क्या, √3/2 इंटू 12 यानी कि 6√3। बोलो आया या नहीं समझ में, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है। अब हम आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे। इतना समझ आ गया लल्ला सबको, बोलो समझ आया या नहीं।
ठीक है, पढ़ते रहना, समझ बिल्कुल आता रहेगा। अगला ट्राइंगल लिखो, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, यानी समकोण त्रिभुज के लिए आप पढ़ने वाले हैं। समकोण त्रिभुज के लिए लल्ला पढ़ने वाले हो तुम, लल्ली लोग भी ध्यान से देखना। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 अंश होता है। पढ़ा है सब ना? बहुत बढ़िया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आपने कहा हाइट क्या होती है किसी त्रिभुज के लिए? अपोजिट वर्टेक्स से इस भुजा पे डाला गया लंब। आपको पता है ये 90 डिग्री हो गया, तो ये लंब ही है, यानी आपको पता चल गया ये बेस है और ये हाइट है। तो इसकी एरिया क्या होती है? आप कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो एरिया होती है हाफ इंटू बेस। बेस को आप यहाँ पे बेस ही कहते हो, और इंटू जो हाइट हम कह रहे हैं वो वास्तव में क्या है? परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बस इतना सा आप याद रखना कि समकोण त्रिभुज के लिए आपको आधार और लंब दिया गया तो एरिया धड़ाक से निकल के आ जाएगा। मान लो ये मैं दे रहा हूँ 12, ये दे रहा हूँ 50, तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 12 इंटू 50, यानी 12 और 50 का गुणा करोगे, आधा कर दोगे, 600 का आधा 300। अगर मैं दे रहा हूँ 7 और 49, बता दो, ये 7 दे रहा हूँ, ये 49 दे रहा हूँ, आप कहोगे 343 का आधा 171.5। 7 गुणे 49, 343 कैसे आया? 7 गुणे 50 माइनस 1, यानी कि 350 में से 7 घटाएंगे तो 343 हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है या नहीं लला? अब इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, मिड पॉइंट थ्योरम, ये सारी चीज़ें अभी पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे। पहले ये चीज़ें क्लियर हो जाएं आपकी, फिर मैं अगली सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर काफ़ी सारे रिजल्ट मैं बताने वाला हूँ आपको, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट उस पर बताने वाला हूँ। तो सीखने के लिए बोलो मेंटली रेडी हो, एकदम फ्रेश हो चुके। सारे फॉर्मूले एक बार पलट लो और फिर हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। पलट लिया लल्ला? पलट लो, तब तक 2 मिनट का मैं पॉज लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। चलो बहुत बढ़िया लल्ला, बहुत बढ़िया। और ये जो लोग भाग के चले जाते हो ना क्लास से, एक दिन ऐसा मारूंगा तुम्हें। चलो बहुत बढ़िया। देखो अगला कॉन्सेप्ट कहता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। ये इससे काफ़ी सारे प्रश्न सीजीएल एग्जाम में पूछे गए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद। इतने प्रश्न सीजीएल और सीएचएसएल में कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी से पूछते हैं, परिभाषा नहीं पूछते, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से इतने प्रश्न पूछते हैं। तो सारे तरह के कॉन्सेप्ट जो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी से बन सकते हैं, जितने तरह की कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी होती है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सर्वांग समता होती क्या है ये भी पढ़ेंगे, और सिमिलरिटी क्या होती है ये भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार नोट्स पलट लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो पिछली चीज़ जो पढ़ाई हुआ एक बार समराइज कर लो, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो, है ना, और फिर स्टार्ट करते हैं ताकि चीज़ें भूले ना और नई चीज़ें सीखने में आए, एकदम दिमाग फ्रेश करके। तो ले लो लोग, अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंसी, और चलो शुरू करते हैं। बाकी आपने रिवाइज कर लिया होगा। और कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, और तब तक आप लोग रिवाइज करना है, करते रहो। देखो आप अपनी हथेली उठाओ और एक हथेली को दूसरी हथेली पे रखो, अपना हाथ एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखो तो पूरा पूरा ढक लेता है। आप अगर अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखोगे तो पूरा पूरा ढक लेता है। कहने का मतलब आपका एक हाथ दूसरे हाथ का मिरर इमेज है, यानी शीशे में जो चित्र रखता है बनता है, आप शीशे के किनारे खड़े होकर एकदम चिपक के खड़े हो, तो आप जितना एरिया इधर घेरते हो उतना ही एरिया में आपका इमेज बनता है। कहने का मतलब अगर एक चीज़ दूसरे चीज़ का मिरर इमेज है, मान लो ये शीशा है आपका, यहाँ पे मैंने ये रखा, अगर इधर भी यही बन रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कहने का मतलब समझो, अगर मैं यहाँ फूल ले रहा हूँ, एक फूल है शीशे के आगे, ये फूल ऐसे ही बन रहा है इधर, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर पतला मोटा बन रहा है तब नहीं। कहने का मतलब अगर एक चीज़ पे रखने पे दूसरी चीज़ पूरी पूरी ढक जा रही है, यानी ये चीज़ उठाई मैंने और इस पर रखी और पूरी पूरी ये चीज़ ढक गई इससे, ऐसा नहीं कि इसको इस पर उठा के बड़ा सा सर्कल रखा और ये ढक गई। मतलब कोई सी एक उठा के दूसरे पे रखें और पूरी पूरी चीज़ें ढक जाएं, यानी ए को चाहे उठा के बी पे रखें, चाहे बी को उठा के ए पे रखें, अगर पूरी पूरी चीज़ें ढक जाती हैं
तो वो दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम कहलाएंगे। यानी सभी अंग समान, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग, और समता मतलब होता है समानता, यानी कि सभी अंगों की समानता तो सर्वांग समता कहते हैं। हालांकि यहाँ पे हम सभी अंगों की नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ने वाले हैं। तो पहले डिफिनीशन देखते हैं, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। और सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से गजे होते हैं, प्रश्न दबा के पूछे जाते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। हालांकि ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, डिफिनीशन नहीं पूछी जाती, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बोलो लल्ला लोग, समझ आ रही है चीज़ या नहीं? पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ फिर बताना। देखो परिभाषा में ही लिखा गया, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। कहा गया दो त्रिभुज एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर साइड और एंगल एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के बराबर हो। समझिएगा, कहा गया दो ट्राइंगल हैं यानी दो त्रिभुज हैं, वो सर्वांगसम होंगे। कब होंगे? अगर एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण, एक त्रिभुज की सभी भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोणों के बराबर हो। यानी कि एक संगत भुजा क्या होती है वो भी समझाऊंगा। यानी एक त्रिभुज की जो भुजाएं हों वो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों, और एक त्रिभुज का जो कोण हो वो दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर अगर मिल जाता है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम को जो साइन है दिखाने का वो ये है, यानी एक बार ऐसे करते हैं फिर दो बार पाई खींच देते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी या समरूपता। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, दो या दो से अधिक त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? जब एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के मतलब बराबर हो, और एक त्रिभुज का कोण मतलब उसी वाले त्रिभुज का कोण संगत कोणों के बराबर हो, तो ऐसे दोनों त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हिंदी में बोले तो सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। समझ आया? मैं फिगर से स्पष्ट कर रहा हूँ। मैंने दो ट्रायंगल्स लिए, कौन कौन से? एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल इतना ही बड़ा मैं ले रहा हूँ पी क्यू आर। दो ट्रायंगल मैंने लिए ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। मैंने कहा कि जो ए बी साइड है, यानी कि मैं ऐसे मिड लाइन खींच दूँ, एक लाइन इधर खींच दे रहा हूँ, एक लाइन इधर, ये मान लो इनका एक्सिस है। ठीक है, अच्छा इनका मतलब इसको मान लो एक रेखा इसको काट रही है। रेखा के बाईं साइड वाली भुजा यानी भुजा ए बी इस ट्रायंगल की, रेखा के बाईं साइड वाली भुजा यानी कि ट्रायंगल की यानी पी क्यू, दोनों बराबर है। यानी अगर ये एक्स है ये एक्स हो जाए। रेखा के साइड वाली भुजा दाएं साइड में यानी ए सी, रेखा के दाएं साइड वाली भुजा यानी कि इधर पी आर, दोनों बराबर हो यानी ये वाई वाई हो जाए। और तीसरी भुजा जो बची वो भी बराबर हो जाए, यानी अगर ये जेड है तो ये भी जेड हो जाए। दूसरी चीज, ये कोण इसके बराबर हो जाए, ये वाला कोण ऊपर वाला कोण ऊपर वाले कोण के बराबर हो जाए, और तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर हो जाए, तो आप कहेंगे ये दोनों सर्वांगसम हुए। क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम, यानी कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब सर्वांगसम त्रिभुज सेम त्रिभुज का फोटोकॉपी होता है, बस ये मान लो। सर्वांगसम जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है वो इसी ट्रायंगल का फोटोकॉपी हो जाएगा, यानी जीरोक्स हो जाएगा, यानी इसी का एक कॉपी है। यही ट्रायंगल बस एक जगह अलग बना हुआ। यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम कब हो गए? जब इनकी संगत भुजाएं मतलब कि जो इस साइड वाली, जैसे रेखा के इस साइड इधर ली तो इधर भी, यानी कि ए बी बराबर पी क्यू हो जाए, ए सी बराबर पी आर बराबर हो जाए, और बी सी बराबर क्यू आर हो जाए, तो ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा केस होल्ड हो रहा है और ये कोण, जैसे कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण ए कोण पी के बराबर, और कोण सी कोण आर के बराबर, यानी हमने क्या कहा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, भुजाएं कौन कौन सी बराबर हैं? ए बी की संगत भुजा कौन सी है? करेस्पॉन्डिंग साइड। करेस्पॉन्डिंग साइड मतलब कि जो इस रेखा के बाएं साइड अगर इधर ले रहे हैं तो बाएं साइड इधर, यानी पी क्यू। बेस इसका लिया यानी आधार इसका लिया बी सी, तो उधर क्या लिया? क्यू आर। और इधर सी ए लिया तो उधर कौन सी भुजा ली? आर पी। ये तीनों बराबर हो गए। साथ में कोण ए बराबर कोण पी हो गया, कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया, और कोण सी बराबर कोण आर हो गया। अगर ये केस होल्ड हो रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाए, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हो जाएगा? सर्वांगसम, यानी इन दोनों के सभी अंग समान है। बोलो समझ आया लल्ला या नहीं आया?
समझ आया या नहीं आया? करेस्पॉन्डिंग साइड समझ आई कि जिस जैसे इस साइड वाली ये ले रहे हैं वैसे इसी साइड वाली इधर भी लेनी पड़ेगी। अगर दाएं साइड वाली ले रहे हैं दाएं साइड लेनी पड़ेगी। आधार लिया आधार लिया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब करेस्पॉन्डिंग ये हो गया। साइड मतलब होती है भुजाएं, भुजाएं मैंने आपको बता रखी है। कोण, कोण मतलब ये लिया ये लिया ये लिया, ऊपर वाला नीचे वाला नीचे वाला, यानी कि सब एक दूसरे के संगत कोणों के और भुजाओं के बराबर हो जाए तो ये आपका कैसा हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। बोलो समझ आया या नहीं? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो लल्ला मैसेजेस पे काहे फोकस कर रहे हो? इधर भैया की बात को सुनो और भैया की बात को दिमाग के मतलब भेजे के एकदम पिछले हिस्से में ले जाके बिठाओ और दरवाज़ा खोल के रखो दिमाग का, ठीक है। क्लोज्ड फिगर पॉलीगॉन ना बनो कि कहीं से जगह ही नहीं है कि घुस जाए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट। ऐसा ना करो लल्ला, ठीक है मेरे लाल, ठीक है लल्ली, ठीक है लाडली, समझ आ गया? चलो अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग लाइक ठोक देना। देखो टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी, यानी समरूपता कितने प्रकार की होती है, ये सब लिखते रहना, ठीक है। लिखो समरूपता के प्रकार, समरूपता कितने प्रकार की होती है। समरूपता बेसिकली कई सारे प्रकार की होती है। बेसिकली यहाँ पे मैंने शायद 5 ही लिया है, मैं वही देख रहा था। बेसिकली 6 प्रकार की होती है लेकिन 5 इंपॉर्टेंट है, छठवीं वही 5वें प्रकार की बन जाएगी, यानी 5 प्रकार की आप मान लो कि समरूपता होती है। समरूपता यानी कि सिमिलरिटी, यहाँ पे सिमिलरिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं? कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी चाहिए ना। कॉन्ग्रुएंसी कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे लिख लो कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पे लिख लो कॉन्ग्रुएंसी कितने प्रकार की होती है, यानी कि सर्वांग समता कितने प्रकार की होती है। अभी तो हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं ना, तो लिख लो टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि यहाँ पे काट के लिख लो कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता के प्रकार। देखो पहली सर्वांग समता जो है वो समझो। पहली सर्वांग समता SAS, यहाँ पे हिंदी वाले लिखेंगे SAS मतलब साइड, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, यानी कि साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण और साइड मतलब भुजा, यानी भू को भू सर्वांग समता, भू को भू सर्वांग समता। हिंदी में भू को कुत्ते जैसे भौंकते हैं वैसे भू को और भू, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता या SAS कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है पढ़िएगा और समझिएगा। दो ट्राइंगल्स यानी कि 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if 2 sides and the included angle of one triangle are equal to the corresponding sides and included angle of other triangle। समझिए, एक बात बताइए, कहा गया कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है? 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे जब 2 साइड, देखो यहाँ पे भुजा भुजा 2 बार S आया, 2 साइड और उनके बीच का कोण यानी 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? जब 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, पहले वाले ट्राइंगल के लिए, और करेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी करेस्पॉन्डिंग 2 भुजाएं यानी संगत 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के लिए दोनों बराबर हो जाए। फिर से समझो, अगर एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की करेस्पॉन्डिंग वही 2 भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो जाए तो हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ऐसे कम क्लियर हुआ? फिगर समझो, यानी भू को भू सर्वांग समता लिख लेना। ये P है, ये Q है, ये R, ये A है, ये B है, ये C है। हमसे भू को भी, भू यानी SAS सर्वांग समता क्या कहते हैं? 2 साइड हमारी इक्वल हो, यानी PQ बराबर AB हो जाए और QR बराबर BC हो जाए। 2 साइड्स इसकी और 2 साइड्स इसकी बराबर हो गई, करेस्पॉन्डिंग साइड्स। PQ के करेस्पॉन्डिंग AB है, QR के करेस्पॉन्डिंग BC है, बराबर हैं दोनों आपस में, PQ बराबर AB और QR बराबर BC। आप कहेंगे जी बिल्कुल। और इनके बीच का कोण यानी कि ये वाला कोण, कोण Q बराबर कोण B हो जाए, कोण Q बराबर कोण B हो जाए, कोण Q बराबर कोण B हो जाए तो आप कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स सर्वांग सम होंगे, यानी ट्राइंगल PQR सर्वांग सम हो जाएगा ट्राइंगल ABC। समझिएगा, 2 कोण बराबर, 2 भुजाएं बराबर हों, यानी कि इसके संगत भुजा ये वाली, इसके संगत भुजा ये वाली दोनों बराबर हो गई, ये वाला कोण बराबर हो गया तो आप अपने आप कह देंगे कि भैया अगर 2 भुजाएं बराबर हो इनके संगत कोण बराबर तो इनका एरिया भी बराबर हो जाएगा। यानी जितना एरिया ये घेरेगा उतना एरिया ये घेरेगा। और अगर दोनों एक दूसरे पे रखने पे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ये वाली साइड भी ढक जा रही है, ये वाली साइड भी ढक जा रही है, ये कोण भी ढक जा रहा है और एरिया भी बराबर है तो ये सर्वांग सम हो गए, नो डाउट। तो पहली कॉन्ग्रुएंसी है
SAS यानी कि दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर, ऐसे समझो, दो साइड बराबर और एंगल कौन सा, इनके बीच वाला। तो SAS अगर कॉन्ग्रुएंसी कोई पूछे तो आप कह दो दो ट्राइंगल्स उठाओ, उनके करस्पॉन्डिंग दो साइड्स ले लो, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपस में बराबर है और उन साइड्स के बीच का एंगल पहले वाले ट्राइंगल के लिए, उन्हीं साइड्स के बीच का एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए अगर बराबर है तो हम कह देंगे दोनों ट्राइंगल SAS कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी भू को भू सर्वांग सम होंगे। समझ आ गया। हालांकि ऐसी सर्वांग समता आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे कि भू को भू सर्वांग सम कैसे हो, लेकिन आपको सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए जब सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट कहीं लगाना होगा तो सिमिलरिटी देखने के लिए आप ऐसे देख लोगे कि अगर दो साइड करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गई और उनके बीच का कोण भी बराबर हो गया तो आप कह देंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो फिर कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। बोलो समझ आया या नहीं। अभी सारे टाइप की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम कर क्या रहे हैं। दूसरे टाइप की कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है, ASA कॉन्ग्रुएंसी, यानी दो एंगल एक साइड। कहा गया टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। कहा गया दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण और सम्मिलित भुजा, देखिएगा एक त्रिभुज इधर बना रहा हूं PQR, हिंदी वाले लिख लेंगे कु भो कु, कु भू सॉरी को भू को, ठीक है, कोण भुजा कोण ऐसा लिख लेना, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। PQR लिया हमने और ABC लिया। कहा गया कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर दो एंगल, मान लो एंगल Q करस्पॉन्डिंग एंगल B हो जाएगा, एंगल R के करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल, दोनों बराबर है, ये बराबर इसके है और सिंगल पाई वाला यानी Q बराबर B के है और R बराबर C के। और कहा गया इनसे रिलेटेड भुजा यानी कि QR बराबर हो जाए BC के, QR बराबर इससे जो दोनों कोण इस पे भी आधारित है इस पे आधारित है, यानी ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे, BR बराबर BC QR बराबर BC हो जाए, यानी दो कोण, कोण Q बराबर कोण B, ऐसे लिखो कोण Q बराबर कोण B और कोण R बराबर कोण C हो जाए और QR बराबर BC हो जाए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बोलो समझ आया या नहीं। कॉन्ग्रुएंट मतलब दो कोण बराबर है और ये भुजा बराबर। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर इस पे 60 अंश का कोण इधर जा रहा है, इस पे भी 60 अंश का कोण इधर जा रहा है, इस पे 80 अंश का आ गया दीदी, इस पे 80 अंश का कोण इधर जा रहा है, इस पे 80 अंश का कोण इधर जा रहा है, तो दोनों इसमें भी जहाँ पे काटेंगे वहीं पे यहाँ पे भी काटेंगे, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देख रहे हो कितना अमीर हो गया हूँ, ज़बरदस्ती खाना पड़ता है यार, ज़बरदस्ती माइक्रोनी कभी बना के कभी, मेरी ज़िंदगी यार कुछ अलग ही लेवल पे चल रही है। ठीक है, ललचा रहा हूँ तुम लोगों को कि पढ़ो सालों। कहा गया ASA कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, समझ आ गया। अब अगले पे आते हैं, AAS यानी एंगल साइड। एंगल साइड मतलब कु भो को भू यानी कि कोण कोण भुजा सर्वांग समता। ये कहते हैं टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कहा गया दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि कोणों के कोई दो युग्म और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। ऊपर क्या कहा गया था, कहा गया था यदि एक त्रिभुज के दो कोण, कुल मिला के ये मूर्ख बनाते हैं, वही चीजें बार बार घुमा के कहेंगे कि यदि कोई त्रिभुज के दो कोण और सम्मिलित भुजा, दो कोणों और दूसरे त्रिभुज की सम्मिलित भुजा के बराबर हो। यहाँ पे क्या कहा, दूसरे वाले में ये कहा गया था और तीसरे वाले में क्या कहा गया, यहाँ पे भी तो देखो एंगल साइड एंगल था, यानी एंगल लेते फिर साइड लेते फिर एंगल लेते। हमने कहा था देखो ऐसे ड्रा किया था, ये एंगल फिर ये साइड फिर ये एंगल, लेकिन ये एंगल फिर ये साइड फिर ये एंगल, ये वाला कॉन्ग्रुएंसी थी अभी। अब आगे क्या है, आगे कहा गया कि एंगल साइड, यानी एक ट्रायंगल लिया PQR, एक ट्रायंगल लिया ABC, ये मान लो ABC है, ये PQR है, इसका एंगल लिया A, इसके एंगल P के बराबर हो गया, इसका एंगल B लिया, इसके एंगल Q के बराबर हो गया। और कहा गया यानी कि दो कोण यानी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड। करेस्पॉन्डिंग साइड चाहे AC ले लो, चाहे BC ले लो, चाहे AB ले लो। अब अगर मान लो AB ले रहे हो, अगर मान लो AB ले रहे हो, तब तो ये कौन सा हो जाएगा, ASA हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर AB PQ के बराबर हो गया तो यही तो सिमिलरिटी हमने पढ़ी थी, ये कोण देखो, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, और जिस भुजा पे दोनों कोण आधारित है वो भुजाएं बराबर, तो हमने पढ़ा था वो ASA यानी एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता होती है। यहाँ पे कहा गया सेम चीज को थोड़ा जुबान पलट के कहा गया, बात देखो बात वही कह रहे हैं, बात इनके पास वही है,
बस ये थोड़ा सा अपना दीदी बन रहे हैं कि हम बहुत काबिल हैं। इन्होंने कहा कि भैया दो ट्रायंगल लिए, इनका एक वाला साइड ये वाला कोड इस कोड के बराबर हो गया, ये वाला कोड इस कोड के बराबर हो गया, और कहा गया कोई एक भुजा चाहे बी सी के पी क्यू आर के बराबर हो जाए, चाहे ए सी पी क्यू के बराबर पी आर के बराबर हो जाए, चाहे ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए, कोई सा एक चाहे ये कोई सा एक होल्ड करने लग जाए तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, सर्वांग समता की परिभाषा कहने का मतलब अगर ऐसे समझो कि कोई दो त्रिभुज दिए गए हों, उनकी कोई दो चीज़ें बराबर हो, चाहे दो कोण बराबर हो और एक साइड बराबर हो जाए, यानी कि साइड कोण में कोई तीन चीज़ें बराबर हो जाए, चाहे दो कोण एक भुजा, चाहे दो भुजा एक कोण, चाहे दो अलग अलग कोण एक भुजा, या हम कहें दो अलग अलग भुजा उनके बीच का कोण, कुछ भी बराबर हो जाए दोनों ट्रायंगल्स में, बस ये होना चाहिए कि जो इसका बराबर हो, यानी एक कोण इसके कोण के बराबर, ये कोण इसके कोण, एक भुजा बराबर, सर्वांग सम, बात खत्म। अगर मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया, या मैं कह दूं कि दो भुजाएं बराबर, ये वाली भुजा देखो कलर चेंज कर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, फिर समझ लेना सर्वांग सम। कहने का मतलब तीन चीजें कोई बराबर होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बाकी दीदी कितना भी बने बात हटाओ। अभी चौथे टाइप की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना, उसमें भी आप कंफ्यूज होगे। अब तीसरी चीज मैंने कहा था तीन चीजें बस बराबर होनी चाहिए, इन्होंने कहा तीसरी चीज भुजा ही हम ले रहे हैं। इन्होंने कहा दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे जब तीनों साइड बराबर हो जाए। मुझे भी पता है दीदी, चाय पी रहा हूँ अदरक वाली, ठीक है, बताना नहीं अमीरी। कहा गया एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि भुजा 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 कॉन्ग्रुएंसी। ये कब कहा गया कॉन्ग्रुएंट होंगे, यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। एक बात बताओ दीदी, 4 5 6 हमने एक ट्रायंगल लिया, 4 5 6 एक ट्रायंगल लिया, कहा दोनों त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं। अरे तो नल्लो एक बात बताओ मुझे कि आप दीदी क्यों बन रहे थे, तीन चीज बराबर करनी थी, आपने कहा यही ट्रायंगल फिर से बना दिया तो ये कॉन्ग्रुएंट हो, बिल्कुल होगा। 5 12 13, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ये साइड वाला एक ही राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। कितनी भी बार बनाओगे एक ही ट्रायंगल बनेगा, एक ही तरह का बनेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैं थोड़ा उल्टा बना दे रहा हूँ, लेकिन जब भी जितनी बार रियल इमेज बनेगी वही बनेगी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी इन्होंने कहा तीनों भुजाएं बराबर, अब ये तीनों कोण भी बराबर करेंगे, लेकिन अभी वहाँ पे थोड़ा सा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाए। तो तीनों भुजाएं, तीनों कोण ना बराबर करना, तीनों भुजाएं अगर बराबर है, यानी आप क्या ले सकते हो, दो एंगल एक साइड ले सकते हो, दो साइड एक एंगल ले सकते हो, दो एंगल एक साइड ले सकते हो, ठीक है, या फिर ये ले सकते हो, या फिर साइड 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 ले सकते हो। ठीक है, अब देखो हमने कहा साइड साइड साइड, दो ट्राइंगल्स है, दोनों की तीनों भुजाएं संगत भुजाएं बराबर हो गई तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब पांचवें पे पांचवा क्या कहता है समझिएगा, कहा कि RHS कॉन्ग्रुएंस, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कहा गया कि इफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बेसिकली है। ठीक है, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, कहा गया दो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज और एक साइड उस ट्राइंगल की इक्वल हो तो हाइपोटेन्यूज, एक मिनट फिर से समझो, अगर कहा गया दो राइट एंगल ट्राइंगल है, उनके हाइपोटेन्यूज बराबर है यानी कर्ण बराबर है, और उनकी कोई एक भुजा बराबर है, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अरे नल्लो, तो ये RHS प्रॉपर्टी पढ़ाने की क्या जरूरत थी। एक बात बताओ, मैंने कहा ये 13 है, दूसरा वाला ट्राइंगल बनाया उसका भी विकर्ण हमें 13 लेना है, हमसे कहा दूसरी साइड अगर 5 ले रहे हो तो इसमें भी 5 ले लो। तो एक बात बताओ मूर्खों, कि अगर मैं आपको नहीं कह रहा, ये जो बना के गए थे RHS, कि अगर ये 13 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, तो हम कहें ये साइड और ये एंगल, साइड साइड एंगल दोनों राइट एंगल है, यानी कि ये बराबर इसके। अगर हम साइड हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया, अब हम कह रहे हैं कि चाहे परपेंडिकुलर लो चाहे देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक साइड ये थी, एक दूसरी वाली साइड के बराबर हो गई, ये वाली साइड इस वाली करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो और एंगल बराबर हो, तो हम ये भी तो कह सकते थे एस दो साइड और एक एंगल, ये भी कॉन्ग्रुएंसी हो गई थी। फिर आपको काबिल बनने की क्या जरूरत थी RHS घुसेड़ने की, लेकिन मैथमेटिक्स से घुसेड़ेंगे, इनको गणितज्ञ बनना है, बनो। तो हमने कहा बन जाओ, मैंने कहा अब, और यह ऐसे देख लो, ये 13 था, ये 5 था, ये 13 था, ये 5, ये राइट एंगल है तो ये अपने आप 12 इसमें भी हो जाएगा, 12 इसमें, तो अब मैं ये भी कह सकता था कि तीनों साइड बराबर हो गई। अगर आपने राइट एंगल भी कह दिया और हाइपोटेन्यूज भी बराबर कर रहे हो, एक साइड भी बराबर कर रहे हो, तो जो दूसरी साइड बची, यानी कि हाइपोटेन्यूज और एक साइड को छोड़ के दूसरी साइड जो दोनों ट्राइंगल्स में बचेगी, दोनों अपने आप बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे SSS भी तो कॉन्ग्रुएंसी आ सकती है, क्योंकि SSS कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है कि तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, तीनों साइड बराबर हो गए तो अपने आप SSS, फिर RHS पढ़ाने की क्या जरूरत। लेकिन मूर्ख क्या पढ़ाएंगे आप, बस समझो मैंने जो चीज़ें कही कि तीन चीज़ें बराबर होनी चाहिए, चाहे दो साइड ले लो एक एंगल ले लो, चाहे दो एंगल ले लो एक साइड ले लो,
या फिर तीनों साइड ले लो, ठीक है। अब ये ए एस है, ए एस ए लिख लेंगे कई बार, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एस ए एस लिख लेंगे। तो 5 टाइप की ट्राइंगल जो आपकी बनेगी कॉन्ग्रुएंसी, ये आप ध्यान रखना, 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी यही बनने वाली है। अब इसी को घुमा घुमा के उल्टा सीधा लिखते रहेंगे। अच्छा, एंगल 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 ना लेना, क्योंकि एंगल 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 2 ट्राइंगल ऐसे मैं ले सकता हूँ जो दोनों के एंगल तो बराबर हो, भुजाएं बराबर ना हो, क्योंकि 60-60-60 वाला एक 6 सेंटीमीटर भुजा का भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकता है, एक 60 सेंटीमीटर का भी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि इसको इस पे रखने पे ना ये इससे ढक पाएगा ना दूसरा वाला इससे ढक पाएगा। तो एंगल 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 छोड़ के बाकी 2 साइड एक एंगल ले लो, 2 एंगल एक साइड ले लो, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्सेप्ट बस इतना था, ठीक है। बताओ, 2 ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ, ये कोण कह रहा हूँ 60 अंश है, ये कोण 50 अंश है, और ये 70 अंश है। दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला 60 अंश है, ये 50 अंश है, ये 70 अंश है। बोलो कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं? ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी सर्वांगसम होंगे या नहीं? बताओ लल्ला लोग। माइक्रोनी खाना है, उसके बाद देखो यार, पिज़्ज़ा खाने का मन होगा, पिज़्ज़ा खाऊंगा, क्योंकि सैलरी तो आती ही है मेरी, है ना। पापा से पैसे भी नहीं ले रहे हैं, खुद दे दे रहे हैं। सरकारी नौकरी वालों के घर से हो रहा हो ना, तो ये भी दिक्कत नहीं रहती, बहुत ज़्यादा अमीरी हो जाती है। और खुद की सरकारी नौकरी रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नल्ला थोड़ी हूँ यार, मेहनत करी है तो आज राज भोग रहा हूँ। तुम भी करोगे तो भोगोगे, नहीं तो फिर ऐसे मांगते रह जाओगे मम्मी पापा से पैसा हमेशा। तो लल्ला सोचा क्या क्या करना है, मेहनत करनी है नहीं करनी है, ऐसे नल्ले रहना है। ऐसे कुछ ये मैं मजाक करता रहता हूँ कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, तो ऐसा ना लेना कि घमंडी हो गया, घमंड उमंड नहीं है, आपसे गंदी लाइफ जीता हूँ मैं। हाँ बस पैसे होते हैं। अभी बाई चॉइस है, अगर मैं अभी गंदी लाइफ जी रहा हूँ ना लाला लोग, तो अब थोड़ा तुम्हारे मज़े फिर से लेता हूँ कि अगर मैं अभी भी 2 रुपये वाला समोसा खा रहा हूँ तो वो मेरी चॉइस है, ठीक है। लेकिन तुम अगर खा रहे हो, अब तुम बहुत अमीर घर से हो वो अलग चीज़ है, मैं एक जनरल टर्म में, जैसा मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो अगर मैं तब खा रहा था तो मेरी चॉइस नहीं थी, मेरे पास उतनी औकात ही थी मेरी, ठीक है। तो अभी और उसमें बस यही अंतर है कि अगर अभी भी मैं उसी कंडीशन में रह रहा हूँ, पहली वाली कंडीशन में, तो अभी मेरी चॉइस है, चॉइस से रह रहा हूँ, मुझे ये पसंद है इस वजह से रह रहा हूँ। अगर नहीं पसंद आएगी मैं दूसरा चेंज कर सकता हूँ, ऑप्शन है मेरे पे, लेकिन तब नहीं था। तो ये आपकी लाइफ में डिफरेंस होता है, आफ्टर जॉब बिफोर जॉब, ठीक है। तो आप ऐसी नौकरी लो, तड़ाक करके इस बार निकालो सीजीआर, और फिर साथ में दोनों भाई मौज करके एकदम, समझ रहे हो, प्राडा वगैरह की शर्ट पहनेंगे। अभी तो कंपनी भी नहीं सुनी होगी, मैंने भी अभी जल्दी में नौकरी में आने की बात सुनी। बताओ ये होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि लल्ला एंगल बराबर है ना, एंगल 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 से आपने कॉन्ग्रुएंसी कोई पढ़ी है? नहीं, क्योंकि देखो ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल का भी एंगल इतना हो सकता है और छोटे वाले ट्रायंगल का भी हो सकता है, ये सिमिलर हो जाएंगे। अभी सिमिलरिटी पढ़ोगे, सिमिलर जरूर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहता 60-50 है और एक साइड ये 12 है, इधर भी 12 है, तो फिर तो हो जाते। क्या कौन सी सिमिलरिटी लगती है? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। अगर मैं ऐसे कह दूं एक ट्रायंगल ये है, एक मिनट इसको सबको मिटा दो, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, दूसरा है ए बी सी, ठीक है। मैंने कहा ये भुजा 12 है, ये भुजा 18 है, ये भुजा इसमें भी 12 है, ये भुजा 18 है, ये कोण 60 अंश का है, ये वाला भी 60 अंश का। बोलो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी आपने कहा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। समझ आ गया कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? यानी कि दो चीज़ें आपकी साइड साइड हो जाए, एक एंगल हो जाए, दो एंगल एंगल हो जाए, एक साइड हो जाए, अगर बराबर आ रही है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब तीनों एंगल ना लेना, मैं फिर से दिमाग में मुक्की मार के बिठा रहा हूँ, ठीक है। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट मैंने ट्रायंगल का कल पढ़ाया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैंने एक चीज़, आइसोसेलेस तब नहीं बताया था, मैंने एक चीज़ बताया था कि कोई त्रिभुज है उसमें समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। बोलो साइन रूल से प्रूव किया था या नहीं? अगर ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है, तो हम कह सकते हैं पहली चीज़ ये कैसा भी ट्रायंगल हो, ठीक है। हमें यहाँ कहा गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज या कोई भी ट्रायंगल हो, अगर दो भुजाएं बराबर है, मान लो बी बराबर सी के, यानी ये भी बी हो जाए,
बी बराबर सी के, यानी बी बराबर मतलब सी भी बी के बराबर हो जाए, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज हमने ले लिया जिसमें ए बी बराबर ए सी है। अब एक चीज़ बताओ, मैंने कहा साइन रूल लगा दो। साइन रूल क्या कहता है, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी, या हम कहें साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी, ये लिखते रहना, बराबर साइन सी अपॉन सी। ठीक है, अब आपने कहा यहाँ पे बी और सी में, इन दोनों में देखो बी बराबर बी है तो ये बी कट गया, यानी साइन बी बराबर साइन सी, बी बराबर सी है, अगर इन दोनों में आ जाए तो बी की जगह पे सी रख देंगे, यानी साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई बी, बी कट गया, यानी साइन बी बराबर साइन सी, यानी बी बराबर सी, यानी एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों के सामने की भुजाएं बराबर थी तो इन दोनों के सामने के कोण बराबर हो गए, यानी आपने कह दिया समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये किसी भी ट्राइंगल में वेरी लगता है, यानी आप ध्यान रखना किसी भी त्रिभुज में आप लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन ट्राइंगल आर इक्वल, लिखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन ट्राइंगल, यहाँ आइसोसेलेस आने की जरूरत नहीं है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि एक त्रिभुज में ऐसे लिखो एक त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा लिखो। लिख लिया, बहुत बढ़िया। एक त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बोलो हाँ या ना, होते हैं ना। चलो अगर मैं कह दूं कि ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, यानी दो भुजाएं बराबर हैं, अगर एक कोण 60 दे दूं तो ये वाला कोण बताओ, चलो बताओ। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये दोनों भुजाएं बराबर है यानी 5 5 है, अगर ये कोण 60 अंश है तो ये वाला कोण बताओ, चलो बता दो। ये 60 ना लो, 40 ले लो। आपको कि ये 40 तो ये भी 40, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर, अगर ये दोनों मिलकर 40 40 80 तो अकेला ये 100 हो जाएगा, बात खत्म। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, अगले प्रश्न पे आता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट सेम उसी कॉन्सेप्ट का उल्टा, कि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मान लो साइन ए अपॉन, साइन रूल फिर से लगाओ, साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी। हमने किया, हमने कहा कि कोण बराबर है, यानी ए कोण बराबर है कोण बी के। एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ठीक है। ए बराबर है कोण बी के, यानी ये कोण बराबर है, यानी ए बराबर बी, यानी साइन ए को साइन बी लिख सकते हैं, कट गया, यानी ए बराबर बी हो गया। यानी कि अगर ए बराबर बी है तो इसके ए के सामने की भुजा ए हो गया, बी के सामने की भुजा बी, दोनों बराबर आ गया। यानी कि एक त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। बोलो समझ आया या नहीं, बोलो समझ आया या नहीं। आपने प्रूव कर दिया, आप तो समझ आ ही जाना चाहिए कि त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है और समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते, दोनों चीजें क्लियर हुई। तीसरे कॉन्सेप्ट पे, सारे कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी में होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है अगला, कहे ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो बी एफ बराबर सी प्रूव करना है। समझो, कहा गया कि त्रिभुज ए बी सी है कोई, जिसकी दो बराबर भुजाएं हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इसकी दो बराबर भुजाएं हैं, ई और एफ दो बराबर भुजाएं, यानी ए बी बराबर ए सी दिया गया, ठीक है। इसका मध्यबिंदु ये है, इसका मध्यबिंदु ये है, ये ई है, ये एफ है। आपको प्रूव क्या करना है, बी एफ बराबर सी। देखो आपको दो ट्राइंगल्स को देखना है। कौन कौन से ट्राइंगल को, ए बी एफ को देखना है और ए सी ई को देखना है। ये वाला ट्राइंगल एक देखो, एक मिनट, ए बी एफ और ए सी, ये वाला ट्राइंगल को देखो, ठीक है। आप देखो दोनों में क्या क्या बराबर है, ए बी बराबर ए सी है। देखो ए बी एफ की मैं कौन कौन से ट्राइंगल ले रहा हूं, ए बी एफ और ए सी। आपको दिख रहा होगा कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। एंगल ए दोनों में कॉमन है, देखो एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इसमें है, एंगल ए इसमें है, ठीक है, दोनों में है। देखो अरे ये वाला ब्लैक वाला ट्राइंगल देखो और ब्लू वाला देखो, ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है। आपने कहा ए बी बराबर ए सी है, आपने कहा बिल्कुल सही है। कोण ए इसमें भी है, इस वाले ट्राइंगल में भी, और कोण ए दूसरे वाले ए बी एफ में भी है, ठीक है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ बराबर ए, क्यों, ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, और दोनों भुजाएं बराबर है। अगर ए बी को मैं 2a मानूं तो ए सी भी 2a हो जाएगा, तो ए ई इसका आधा है यानी ए, तो ए एफ भी इसका आधा हो जाएगा। यानी आपको दिया गया है ए ई बराबर ए एफ, या ए एफ बराबर ए, ए एफ बराबर ए, ए एफ बराबर ए। अब दो ट्राइंगल में आपने देखा दो भुजाएं बराबर और एक कोण बराबर है, तो ये कौन सी सिमिलरिटी लगेगी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी इनकी कोई भी संगत भुजा लें वो बराबर होगी। अब हमें कौन कौन सी भुजाएं लेनी है,
कौन कौन सी भुजाएं लेनी है? हमने कहा कि ए बी बराबर ए सी है, बिल्कुल सही है, तो बी एफ बराबर सी भी हो जाएगा। देखो कोई भी देखो बी एफ कौन सी भुजा? ये वाली, यानी कि सी कौन सी हो जाएगी? ये वाली। क्यों? देखो टू ए के सामने वाली भुजा ये है, तो इसमें भी टू ए के सामने वाली भुजा यानी कि ये हो जाएगी। देखो ट्रायंगल ए बी एफ में देखो टू ए के सामने वाली भुजा ट्रायंगल ए बी एफ में बी एफ है, और ऐसे ए सी में देखो टू ए के सामने की भुजा सी, तो बी एफ बराबर सी हो जाएगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप बी एफ अगर इधर लोगे तो इधर सी हो जाएगा। समझ आ गया? अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। समझ आ गया लल्ला? तो अगर मैं इस पे क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे? लिखो। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी 5 है, ए सी 5 है, ई इसका मध्य बिंदु है, एफ इसका मध्य बिंदु है। अगर बी की लंबाई 6 है तो सी एफ बताओ। अगर बी की लंबाई 6 है, यदि बी 6 दिया गया है, तो सी एफ की लंबाई बताओ। मैंने कहा कि एक ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, एफ और ई इसके मध्य बिंदु है ए बी और ए सी के। अगर बी बराबर 6 है तो सी एफ की लंबाई क्या होगी? आपने कहा दोनों, मैंने पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके हो जाती है। कॉन्ग्रुएंसी अगर प्रूव हो जाती है, आपको पता है, तो आपको सीधे अप्लाई करना है बी एफ बराबर सी। अगर बी बराबर दिया गया है आपको, मतलब बी बराबर सी एफ यहाँ पे हालांकि हो जाएगा, क्योंकि ई और एफ मैंने पलट दिया है, तो यहाँ पे क्या बराबर हो जाएगा? बी बराबर सी एफ। बी बराबर सी एफ। अब यहाँ के लिए बी बराबर सी एफ हो गया। अगर हमें बी 6 दिया गया है तो सी एफ अपने आप 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे और आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए लल्ला, सारे लोग लिख लो, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में, हिंदी वाले हिंदी में लिखो, तब तक मैं फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लिखो। कहा गया त्रिभुज एबीसी में जो आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु है, कहा गया डी और ई बी सी पे बिंदु इस प्रकार से है कि बी बराबर सी डी हो जाए, बी बराबर सी डी हो जाए, तो आपको प्रूव करना है कि ए डी बराबर ए होगा, ए डी बराबर ए होगा, ये प्रूव करना है। आप ट्रायंगल ए बी डी को देखो और ट्रायंगल ए सी ई को देखो, ए बी डी और ए सी ई को देखो, ए बी डी और ए सी ई को देखो। आप देखो ए बी और ए सी बराबर है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। आपको दिया गया बी बराबर सी डी दिया गया, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज देखो कि ए बी बराबर ए सी हो गया, राइट, ए बी बराबर ए सी हो गया, कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनके सामने के समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं? एक ये ब्लू वाला ले रहे हैं और दूसरा ये ग्रीन वाला ले रहे हैं, ठीक है। कोण बी बराबर कोण सी हो गया। अच्छा, और क्या देखना है? हमने दो चीजें बराबर कर ली, और अगर हम बी बराबर सी डी करें, ठीक है, यानी कि बी बराबर सी डी हमें दिया गया है, अगर दोनों में से डी घटा दें, यानी कि बी ई माइनस डी बराबर सी डी माइनस डी लिख सकते हैं। आप एक चीज बताओ, बीई में से डीई घटा देंगे तो क्या बचेगा? बी डी बचेगा। देखो हमने घटा दिया दोनों 50 तो यहाँ से हमारा बी डी बचा, और सी डी में से, पूरा सी डी में से अगर डी घटा देंगे, देखो अगर सी डी में से इतना डी घटा देंगे तो क्या बचेगा? सी, तो बी डी बराबर सी भी आ गया। हमने कहा दो भुजाएं बराबर है, साइड एंगल साइड, अगर साइड एंगल साइड बराबर है दो ट्रायंगल्स की, तो करेस्पॉन्डिंग देखो ए बी के बराबर ए सी हो गया, बी के बराबर सी हो गया, कोण बी के, बी डी बराबर सी हो गया, अगर ये बराबर इसके हो गया, तो आप कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको पता है कि ए डी बराबर ए हो जाएगा, यानी संगत भुजाएं कोई भी ले लो तो ए डी बराबर ए हो जाएगा। तो आप प्रूव नहीं करवाऊंगा, आप सीधे सीधे रिजल्ट लिखवाऊंगा। आपको समझ आ गया कि कॉन्ग्रुएंसी कितना हेल्पफुल होने वाली है। यानी अब आपसे अगर सीधे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, अगर मैं डी और ई एक बिंदु इस प्रकार से ले रहा हूं कि बी ई बराबर सी डी है, यानी बी ई बराबर सी डी है, अगर ए डी 5 है तो आपको ए की लंबाई बतानी है। चलो बताओ, क्वेश्चन कितना भी विकराल दिख रहा है, लेकिन अगर आपको पता है कि अगर बी ई बराबर डी, ये देखो बी ई बराबर सी डी हो गया,
और आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आप सीधे सिमिलरिटी, आपको पता है सिमिलरिटी क्या कहती है कि AD बराबर AE हो जाएगा, AD बराबर AE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AD बराबर AE हो जाएगा। तो अगर AD 5 दिया गया तो AE भी 5 हो जाएगी। बोलो लल्ला, समझ आया या नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट उतर गया? बहुत बढ़िया। नहीं उतरा तो उतार लो, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। लिख लो। अब हम आते हैं अपने आज के थर्ड कॉन्सेप्ट, एरिया, कॉन्ग्रुएंसी और उसके बाद सिमिलरिटी पे। सिमिलरिटी क्या कहती है? दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? समझिए, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, नोट्स में सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। दो ट्राइंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों और उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होनी चाहिए थी, यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो, सेम रेशियो में हो या प्रोपोर्शन में हो। यानी कि समझिएगा कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स हैं, वो मान लो इसका कोड, ये कोड, ये देखो बड़ा, ये वाला कोड इस कोड के बराबर, ये वाला कोड इस वाले कोड के बराबर और ये वाला कोड इस वाले कोड के बराबर। अब ये सिमिलर है या नहीं? आप कहेंगे कि अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मान लो इसकी भुजा 2 4 6 है, यानी अनुपात 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6, इसका अनुपात मान लो 4 8 और 12 है। तो अनुपात 2 1 कम 2, 2 2 4, इसका 2 गुना और फिर इसका 2 का 3 गुना, यानी कि 4 का 2 गुना फिर 4 का 3 गुना, अनुपात सेम है, तो ये सिमिलर हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था कि तीनों साइड्स बराबर हो, तीनों एंगल्स बराबर हो, यानी कि तीनों एंगल, ये देखो दो ट्रायंगल ड्रा करो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। ये भुजा 5, ये 6, ये 7, इसमें भी 5 6 7। अब बताओ सेम रेशियो में है या नहीं? जब रेशियो छोड़ो, इसका इनमें भुजाओं का अनुपात 5:6:7, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात 5:6:7, कोण बराबर। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम, अगर ये सर्वांगसम हो गए तो ये समरूप अपने आप होंगे। यानी याद रखना कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो अपने आप समरूप हो जाएंगे। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होगा, जरूरी नहीं सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो। तो ये आप कॉन्सेप्ट लिख लो कि ईच एंड एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज सिमिलर ट्राइंगल, यानी द पेयर ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ऐसा लिखो। या सर्वांगसम त्रिभुजों का कोई भी जोड़ा हमेशा समरूप होता है। लिख लिया? अब समरूपता के प्रकार पढ़ लेते हैं, कितने प्रकार की समरूपता होती है। एंगल एंगल एंगल, मैंने क्या बताया था, एंगल 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 से कॉन्ग्रुएंसी नहीं सिद्ध होती, वो सिमिलरिटी सिद्ध होती है। तो पहली सिमिलरिटी ही है एंगल एंगल एंगल, यानी तीनों एंगल बराबर हो जाए। दूसरा है साइड साइड साइड। अब ये देखो साइड 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 से हमने क्या प्रूव किया था, अगर दो त्रिभुजों की तीनों साइड बराबर हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट अपने आप सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि ईच कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज सिमिलर ट्राइंगल, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। और SAS सिमिलरिटी, SAS से भी मैंने पढ़ा था कि SAS कॉन्ग्रुएंसी होती है, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिमिलर अपने आप होगा, ठीक है। यानी कि एंगल 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 या एंगल एंगल। अब एक चीज बताओ, एंगल एंगल इसको मैंने क्यों लिखा, AA क्यों लिखा? मैंने कहा कि अगर ABC कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल PQR है, फिर से देखो, मैंने कहा कोई ट्राइंगल ABC है, समझना लल्ला, और कोई ट्राइंगल PQR है, इसका ये कोड इस कोड के बराबर हो गया, मान लो 60 60 हो गया, ये कोड 70 70 हो गया। मैंने कहा ये सिमिलर हो गया। देखो ये 60 है, ये 70 है, तो ये 50 हो जाएगा। ऐसे ये 60 है, ये 70 है, तो ये 50। यानी दो कोण कह रहे हैं तो वो तीनों कोण अपने आप बराबर हो जाए। यानी एंगल एंगल कह दे, दो कोण अगर हम इस ट्राइंगल के इस ट्राइंगल का ये वाला, इस ट्राइंगल का ये वाला, दोनों बराबर हो गए, तो तीसरा अपने आप 180 माइनस सम ऑफ फर्स्ट टू हो जाएगा। यानी ये 50 होगा तो इसका भी 50, अगर इन दोनों को चेंज करेंगे तो ये तीसरा जो इधर चेंज होगा वही इधर, यानी कि तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम 3 बार एंगल लिखे या 2 बार बाद बराबर हो जाती है, यानी कि सिमिलरिटी तब भी हो जाएगी अगर दो एंगल बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर। कहने का मतलब दो एंगल, अगर दो त्रिभुजों के करस्पॉन्डिंग एंगल दो मतलब दो एंगल बराबर है, यानी दो त्रिभुजों के अलग अलग संगत दो कोण बराबर है, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि सिमिलरिटी कितने प्रकार की होती है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पे, और आज की क्लास में यहीं पे हम खत्म करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अगली क्लास हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स से स्टार्ट करके फिर सेंटर पे पहुंचेंगे, यानी केंद्र पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो हमें बहुत कुछ पढ़ना रह गया और बहुत सारे क्वेश्चंस करने रह गए हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं, सिमिलरिटी पढ़नी है, ठीक है। आपको बताना है कि
मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, मिड पॉइंट, अपोलिनियस, एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में कवर हो पाएंगी अगर तो बढ़िया है, नहीं तो एक क्लास और लगाएंगे, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको एक चीज़ बताना है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ये आपका होमवर्क है। ए बी कोई दूरी है यानी रेखाखंड है, एक बिंदु पी है, सॉरी यह ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें सी ए बराबर सी बी है, सी ए बराबर सी बी। क्वेश्चन लिखिएगा, ये होमवर्क है। सी ए बराबर सी बी, मैंने एक बिंदु डी और ई ए बी पे यानी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए एंड ए बी सच दैट, डी और ई दो बिंदु इस प्रकार से लिए कि ए डी बराबर बी, ए डी बराबर बी हो गया, ए डी बराबर बी हो गया। तो आपको बताना है कि अगर सी डी बराबर 12 है तो सी बराबर कितना होगा। हिंदी वाले लिखेंगे, त्रिभुज सी ए बी में सी ए बराबर सी बी, त्रिभुज सी ए बी में सी ए बराबर सी बी, भुजा ए बी पे दो बिंदु डी और ई इस प्रकार से है कि ए डी बराबर बी, यदि सी डी की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो सी की लंबाई बतानी, फटाक से बताना कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है, और ये सारी चीज़ें पीडीएफ में मिल जाएंगी। आई होप आपको क्लास सब कुछ समझ आया होगा। ये कमेंट सेक्शन में गाज देना है, एकदम धड़ा आंसर करना सभी लोगों को। बाकी क्लास तो पसंद आई होगी, आई एम 100% श्योर। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को शेयर कर देना है, इस वीडियो को भी शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगली क्लास में मिलते हैं। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाली है। जो लोगों को लग रहा था कि ट्रायंगल में कितने कॉन्सेप्ट है, अब आपको आइडिया लग गया होगा लल्ला के कितने कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं 8 बजे।